चलें, परफेक्ट। ठीक है, हम सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेरीज लूँगी मैं आपकी लिस्टिंग राइटिंग के हवाले से, या फ्रंट एंड के हवाले से, बैक एंड के हवाले से, और कैंपेन मैनेजमेंट के हवाले से। तो हम उन सबको यहाँ पे आंसर करेंगे। जी, मैं 1 बाय 1 अनम्यूट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरा कोई ऑटो पीपीसी रिलेटेड है जी। कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। एक्चुअली इसको जितना भी बजट एलोकेट किया होता है कि और मैंने इसके काफ़ी सारे ऐसे हैं जो है ना ऑलरेडी नेगेटिव में चुका हूँ। तो जो ऐसे मैं नेगेटिव में डाल चुका हूँ, फिर ये है कि सेकेंड टाइम उसी रिलेटेड जो अदर एसेंस होते हैं उसको टारगेट कर रही होती है। तो इसका ऐसा नहीं है, मतलब इसके मैंने कुछ एसेंस नेगेटिव में डाल दिए हैं, तो इसको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई ये इससे रिलेटेड ऐसे जो ऑलरेडी नेगेटिव में डाल रहा है तो मैं इसको टारगेट ना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कुछ एसेंस नेगेटिव में डाल दिए तो उससे रेलेवेंट एसेंस को वो नेगेटिव कर दे, इस तरह से नहीं है। क्योंकि पॉसिबल है उसको नेगेटिव करना, लेकिन वो नेगेटिव उस तरह से कर देना रिकमेंडेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपको एसेंस से कॉस्ट दे रही है उसको तो आपने नेगेटिव पुट कर लिया। मे बी अगर अब आप इसको बाकी से एसेंस को भी ब्लॉक कर देंगे तो उस कैंपेन का पर्पस क्या होगा ना एक्चुअली चलने का। आप तो जनरेट नहीं कर पाएंगे कोई ऐसी नई एसेंस, एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कि जिस पर आपको सेल्स आ भी सकती हैं। तो इसलिए इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप उस सब के सब एसेंस को ही ब्लॉक कर दें। ये नहीं करना। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि जितना भी बजट हो जाता है लग जाता है तो उसे ठीक किस तरह से करना है। बजट सारा लग जाता है उसमें इशू नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, बजट लग जाता है लेकिन वो आपको सिर्फ स्पेंड ही हो रहा होता है, सेल्स नहीं दे रहा। इसको ठीक करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि यहाँ सेल्स बहुत कम दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी किसी ना किसी कोई ना कोई कीवर्ड ऐसी ऐसे जहां पर आपको सिर्फ कॉस्ट पड़ रही है, सेल्स नहीं आ रही है, तो उसको आपको फिल्टर आउट करने की जरूरत है। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ठीक ना है, कि वो ये ऐसे इस तरह जो है से ना। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, वही कह रहा हूँ ना कि इसके जो सिमिलर एसेंस हैं वो उसी को दोबारा उन्हीं एसेंस को टारगेट कर रही होती है। डेफिनेटली उसमें से मुझे आ ही नहीं रहा होता, लीड्स आ ही नहीं, सेल जनरेट ही नहीं हो रही होती उसमें से। तो फिर मैं मतलब डेली बेस पे मैं उसको नेगेटिव तो कर रहा हूँ, पर फिर भी वो नहीं, डेली बेस पे जितना नेगेटिव बजट। करने की जरूरत नहीं है ना। डेली बेस पे आप क्यों नेगेटिव कर रहे हैं? अब देखिए, आज एक एसी ने उसने आपको सिर्फ क्लिक दी है, सेल दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं आप उसे फौरन से नेगेटिव में डाल दें। मे बी वो 4 दिन बाद आपको सेल दे दे। नेगेटिव में डालने की रीजन उस वक्त होती है किसी एसी को जब आपको लगे कि आपका लाइक 10 से ज्यादा 10 के ऊपर क्लिक्स आ चुके हैं, 10 टाइम्स ये एसिन क्लिक हुई है लेकिन इसने आपको एक भी सेल नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि ओके, मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ नेगेटिव, क्योंकि इस पर क्लिक्स रिपीट हो रहे हैं, सेल नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर नहीं, सिर्फ अगर आई 3 क्लिक है फिर उसको नेगेटिव ना करें। तो डेली बेसिस पर तो आई गेस इस तरह से कोई निकलते भी नहीं, कोई डाटा निकलता भी नहीं जिसको आप नेगेटिव में डाल सके। मैं तो सजेस्ट करूंगी आप 1 वीक किसी चीज को चलने दें। सिर्फ एक पॉइंट जब आप देखें 1 वीक के दरमियान में कि ये एसिन या कीवर्ड ऐसा है जिसपे 20 क्लिक्स आ गए, में भी जल्दी उस पर डाटा कलेक्ट हो गया हो ना, 20 क्लिक्स आ गए हैं, 3 दिन में आ गए हैं, तो फिर आप उसे नेगेटिव में डाल दें, सेल्स नहीं आई। लेकिन अगर चंद एक क्लिक्स आ रहे हैं, थोड़ी बहुत स्पेंडिंग है, तो उसको 1 वीक तो चलने दें नेगेटिव टारगेटिंग करने से पहले। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो ऐसे है, मेरी प्रोडक्ट रिलेटेड है ही नहीं, मुझे पता है कि इसमें मुझे क्लिक्स ही पढ़ने हैं, ये मेरी प्रोडक्ट रिलेटेड ही नहीं है, हाँ, फिर आप उसका फिर क्या आप उसको नेगेटिव में डाल देना। फिर आप उसको नेगेटिव में डाल दें जब आपको पता है कि इस एसिन पे आपको सेल आनी ही नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं, तो नेगेटिव फिर में भी डाल मुझे दें। टैक्स करवा के ही उसको नेगेटिव करवाना है। क्या करवा के नेगेटिव करवाना है?
मतलब मुझे फिर भी उसके मतलब वेट करना है, उसके 10 या 20 क्लिक्स पड़ जाए मुझे, फिर जाके उसको नेगेटिव करूँ मैं, नहीं 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 या नहीं, मैं देखिए इनिशियली बिल्कुल, कर। देखिए यहाँ पर अब दो चीज होती है ना। एक चीज ये कि अभी वो रेलेवेंट है, सेल अभी नहीं आ रही है, चंद क्लिक आए हैं, मे भी आ जाए, तब आप वेट करें। लेकिन आपको 2 क्लिक्स पे पता है या 1 क्लिक आया, लेकिन आपको पता है तो बिल्कुल ही रेलेवेंट है और आपको इस पर कन्वर्जन नहीं होने वाली है, इस सूरत में आप उसे फौरन से नेगेटिव डाल सकते हैं, फिर आपको क्लिक्स का वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू। और एक चीज और जो आप कह रहे हैं कि बार बार वो मैं किसी एसिन को नेगेटिव में डाल रहा हूँ, लेकिन वो बार बार कुछ ऐसी एसिन निकाल रहा है, जनरेट कर रहा है जो कि उसी रेंज में मुझे उसी रेंज में उसी उसी हाँ, टारगेट कर रहा इसका होता है। मतलब है कि आपने अपने कंटेंट में मे भी कोई ना कोई ऐसी चीज डाली हुई है जी जो वो तो कि है, इररेलेवेंट है। कंटेंट में तो है, कंटेंट में तो इररेलेवेंट है। होगी वो ना, वो इररेलेवेंट होगी, इसीलिए वो इररेलेवेंट चीज, इररेलेवेंट एसिन से अगेंस्ट भी आपको टारगेट कर रहा है। नहीं नहीं, है तो तो रेलेवेंट, रेलिवेंट, लेकिन वो जो एसेंट टारगेट हो रहे हैं, मिक्स टारगेट हो रहे हैं कुछ, मतलब जो तो है समझते हैं ठीक है, और कुछ जो है ना इरेलीवेंट तो नहीं है, लेकिन उसी निच रिलेटेड है, पर वो सेम प्रोडक्ट नहीं है। हाँ नहीं, अगर वो ऐसा है सेम कि नहीं बायर है, जो सेम, वो बाय करने आएगा वो नहीं बाय करेगा ये, उसको तो वही प्रोडक्ट चाहिए, हाँ ये हाँ, देखिए, टारगेट कर रहा होता है उसको। देखिए अभी समटाइम क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी तो होते हैं जिससे बाय टुगेदर वाला ऑप्शन आ रहा होता है, कि फॉर एग्जांपल हम्म। कोई लेने आया, मतलब माइक्रोवेव लेने आया और उसके साथ वो आपने वहां पे अपने ओवन ग्लव्स की एड चलाई हुई है, तो वो भी बाय कर सकता है। तो अगर इस तरह का पॉसिबल है। सिनेरियो है तब ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ऑपोजिट है, तो फिर यहाँ पर रेलेवेंसी का इशू आ रहा है। अपने बैकएंड सिस्टम्स में चेक करें, अपने कंटेंट में चेक करें, कोई ना कोई चीज आपकी ऐसी डली हुई है इररेलेवेंट, जो उन इररेलेवेंट एसिन्स को कर रही है टारगेट। ठीक है, आपको वो ठीक फिर ठीक। इम्प्रूव करने की जरूरत है, बैकएंड से वो इररेलेवेंट कीवर्ड वर्ड जो भी है उसको आप निकालें। नहीं असल में वो कीवर्ड जो है मेन प्रोडक्ट का भी कीवर्ड है, और वो उसके कुछ मतलब कह लें कि कुछ एक एक वर्ड जो है वो मैच करता है बाकियों के साथ, तो फिर इस वजह से वो लेके आ रहा है बाकी। सही है। इसमें बात भी वही आ जाती है कि इररेलेवेंट है तो नेगेटिव करें, रेलेवेंट है तो कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करके वेट करें, क्लिक्स का वेट करें, क्लिक्स के बाद भी अगर ठीक सेल नहीं आती है फिर आप उसको नेगेटिव में डालें, इधर अगर वो रेलेवेंट है तब भी आप उसे नेगेटिव में डाल देंगे, क्योंकि सिर्फ अगर ठीक है। रेलेवेंट है स्टिल वो आपको सेल नहीं दे रही है, तो वहां पे डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। मे बी जिस सेशन के अंदर आप टारगेट हो रहे हैं शायद वो ज्यादा उसके पास रिव्यूज हो, उसकी रेटिंग अच्छी हो, या उसके प्राइस में भी लो हो, या पैक साइज आपसे बेटर हो, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो सही। इसलिए आप देखेंगे कि रेलेवेंसी को चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्लिक्स हैं नहीं है, फिर आप उसको नेगेटिव में डाल सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जी मेरा वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि लेट से कीवर्ड है ब्रेसलेट्स मैम। मैम और इस कीवर्ड के लेट से बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स है और बहुत सारे सब कैटेगरीज है मैम। तो और इस प्रोडक्ट को हम चाहते हैं, सो मैम इसका पीपीसी कैंपेन हम किस तरह करेंगे और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी मैम पीपीसी के इस प्रोडक्ट के लिए मैम, इस कीवर्ड के अगर हम कैसे ले लें। आप ये ब्रेसलेट कीवर्ड है और उससे अगेंस्ट बहुत सारे कीवर्ड हैं, बहुत सारे एसिड हैं, तब आप पीपीसी किस तरह चलाएंगे इस पे? यस मैम, इस प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी मैम? देखिए स्ट्रैटेजी वही होती है, हर प्रोडक्ट के लिए स्ट्रैटेजी सेम होती है, जब हम स्टार्ट लेते हैं ना तब स्ट्रैटेजी वही होती है। उसके बाद हम डिसाइड ये करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे निश के अकॉर्डिंगली, हमारी लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली हमें अच्छी कन्वर्जन दे रही है, पर हम उसके साथ स्टिक रहते हैं। अब फॉर मैम तो एग्जांपल जब मतलब आपने अभी स्टार्ट लेना है तो आपने अपने जी ब्रेसलेट, एक मैं कीवर्ड यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, आपने सही इस है ब्रेसलेट कीवर्ड के अगेंस्ट ब्रॉड कैंपेन भी चला देनी है, आपने अलग और से इसके अगेंस्ट फ्रेज भी चला देनी है, और आपने इससे अगेंस्ट एग्जैक्ट भी चला देनी है। अब आप सही है देखेंगे मैम। ऑर्गेनिकली किस तरह से चलना स्टार्ट हो गई है। ये हम्म, पॉसिबल है कि आपको फ्रेज में सेल्स आ रही हैं या ब्रॉड में आ रही हैं, साथ साथ ब्रॉड में हम नेगेटिव कीवर्ड निकालते रहेंगे। अब आप देखेंगे कि मैं समहाउ ब्रेसलेट के बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स तो सेल्स लेकर आ रही हैं, वो रैंक भी हो रहे हैं, लेकिन ब्रेसलेट इटसेल्फ इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब 2 वीक्स हो गए पीपीसी चल रही है लेकिन इसका रैंक तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा ना। तब आप क्या करेंगे उस वक्त, आप एग्जैक्ट कैंपेन में जाकर, क्योंकि वहां पर आप एग्जैक्टली सिर्फ ब्रेसलेट को टारगेट कर रहे हैं, वहां पर जाकर आप उसकी प्लेसमेंट टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे कि मुझे इस कीवर्ड को रैंक करना है, मैं चाहता हूँ उसकी विजिबिलिटी टॉप स्पॉट पे हो, ये नजर आए, ज्यादा विजिबल हो, और
इस पर इसके थ्रू कन्वर्जन बेटर हो ताकि ये कीवर्ड मेरा रैंक हो सके। प्लस फिर हम उसी कीवर्ड पर अगर जरूरत पड़ती है हम स्टक कर जाते हैं, रैंक नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर हम उसी कीवर्ड पर कुछ वीवीआरओस भी करवा लेते हैं। ये चीज हो गई है सिर्फ टारगेटिंग के हवाले से, कीवर्ड टारगेटिंग। अब आप क्या करेंगे, कुछ एसेंस पिक करेंगे ब्रेसलेट्स की ही नीश में जो लो रेटिंग है, उनकी रिव्यूज आपसे कम है, ये एसेंस अलग कर ली। कुछ एसेंस आप निकालेंगे जो मे बी रेटिंग में आपसे बेटर है लेकिन उनकी प्राइस हाई है, ठीक है, आप उनको पिक कर सकते हैं। फिर कुछ एसेंस आप ऐसे पिक करेंगे जिन पर आप देखेंगे कि जिनका कंटेंट बड़ा खराब है और जिनकी लो रेटिंग है और सेम प्राइस है। इस तरह से आपने डिफरेंट कर लिया, कुछ सेट्स निकाल दिए डिफरेंट एसेंस के। अब जहां पे आपको लग रहा है कि यू आर बेटर देन दिस एसेंस, उनको आप टारगेट करेंगे। इसको आप बोलेंगे एसेंस टारगेटिंग वाली कैंपेन ना। एक कैंपेन में आप 3 या 4 वो एसेंस डाल दें जो लो रेटिंग है, लो प्राइस है या हाई प्राइस है। कुछ उसमें भी एक में आप वो डाल दें जो प्राइस तो हमारी सेम है लेकिन हमारी लिस्टिंग उससे कहीं बेहतर है, उसके इमेजेस खराब है या कंटेंट खराब है, तो आपको लगता है कि अगर इसके नीचे मेरी एड स्पॉन्सर होगी तो मैं सेल ले सकता हूँ, उस एसेंस को टारगेट करें। इस तरह से कुछ कैंपेन्स आपकी चलेंगी एसेंस टारगेटिंग, लो रेटिंग एसेंस को आप टारगेट करेंगे। प्लस एक कैंपेन आप चला देंगे ऑटो कैंपेन में जिसको आप इसको चलने देंगे लाइक लो बिड के साथ, बजट आप $5 $10 कुछ भी रख दें, लो बिड के साथ आप इसको ऑटो पायलट पे चलने देंगे। ये सिर्फ क्यों यूज होगी, ये आपका कीवर्ड और एसेंस एग्जैक्टली बिल्कुल, ये इसलिए आपकी यूज होगी। प्लस एक और कैंपेन क्रिएट होगी हमारी कीवर्ड टारगेटिंग, सॉरी कैटेगरी टारगेटिंग की, जिसमें आप की जो भी कैटेगरी है आप उसको टारगेट कर लेंगे। तो मतलब एक्चुअली दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन जिसको आप इनिशिएट करेंगे जब कैंपेन फर्स्ट टाइम में सेटअप करेंगे। उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे फर्दर डाटा जनरेट होने की बेस पे कि आपको कौन सी कैंपेन, कौन से कीवर्ड, कौन सी प्लेसमेंट एक्चुअली रिजल्ट दे रही है, हम फिर उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। और दूसरों को हम इस तरह से कुछ टाइम बाद, फौरन से नहीं, 1 वीक में डिसीजन नहीं लेना आपने, 3 वीक्स उसको दें, चलते रहने दें, फाइन ट्यून करें उसको, और फिर आप डिसीजन लेंगे कि कौन से कीवर्ड, कौन सी कैंपेन को चेंज करने की जरूरत है, ऑफ करने की जरूरत है, या बिडिंग स्ट्रैटेजी में भी चेंज करने की जरूरत है। तो ये फिर आप नेक्स्ट फेज में इसका डिसीजन लेंगे। ओके मैम, समझ आ गया, थैंक यू मैम, थैंक्स। चलो परफेक्ट, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं थोड़ा न्यू कमर हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे, मतलब मैं कैंपेन पीपीसी सेट कर रहा हूँ, तो कितनी मैं पीपीसी, मतलब कौन कौन सी पीपीसी मैं एट अ टाइम सेट कर सकता हूँ। मेरा न्यू अकाउंट है, मतलब सेम कि रैंकिंग वही जो मैंने अभी मैंने बताया आंसर किया है मैंने भी क्वेश्चन के, उनके ब्रेसलेट है प्रोडक्ट और उस पे कैंपेन चलानी है। तो सेम है, प्रोडक्ट आपकी कोई भी है, कैंपेन यही सब चलेंगी, फ्रेज पे भी चलेंगी, एग्जैक्ट पे भी चलेंगी, ब्रॉड पे भी चलेंगी, एसेंट टारगेटिंग भी चलेंगी, कैटेगरी टारगेटिंग भी चलेगी। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो वीडियो पीपीसी भी चलेगी और स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चलेगी। तो देयर आर लॉट ऑफ कैंपेन्स एक्चुअली। लेकिन इसमें अब ये चीज है कि जब आपने अभी लॉन्च किया ना, फर्स्ट डे आपके पास रिव्यू नहीं है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये सब कैंपेन्स पहले दिन ही ना ऑन कर लें, पहले दिन सिर्फ ऑटो कैंपेन की चार कैंपेन्स बनाएं, प्लस मैनुअल की एक फ्रेश कैंपेन बना दें, दैट्स इट। जब कुछ रिव्यूज हो जाएंगे फिर आप एग्जैक्ट पे भी जाएं, ब्रॉड पे भी जाएं, एसेंट टारगेटिंग पे भी जाएं, फिर आप मल्टीपल कैंपेन्स करें। लेकिन शुरू में आप इतना एग्रेसिव स्ट्रक्चर ना रखें अपनी कैंपेन का। अच्छा मैम, फाइन ट्यूनिंग से ठीक है, बाकी है यही आपका सेटअप यही है। ठीक है। अच्छा मैम, फाइन ट्यूनिंग से अगर मैं थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें, फाइन ट्यूनिंग से एग्जैक्टली से क्या मतलब है, मतलब इसको ब्रीफली आप एलेबोरेट कर दें, क्योंकि एक नई पीपीसी स्ट्रेटेजी जो हमारे पास आई है, अगर आप उसे शॉर्ट वर्ड्स के अंदर एलेबोरेट कर दें काइंडली, तो आसानी हो जाएगी कि पीपीसी को मैं अगर फाइन ट्यून कर रहा हूँ तो मैं किन किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखूंगा। फाइन ट्यून का मतलब होता है कि आपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कब करना है आपने, जब आपके पास डाटा कुछ कलेक्ट हो जाएगा। वो डाटा कुछ निश ऐसी होती है कि आपके पास 3 वीक्स में कलेक्ट हो जाता है, कुछ में आपके पास मतलब पूरा मंथ आपके पास गुजर जाता है, लेकिन इतने ज्यादा आपके पास डाटा नहीं होता। या आप ये देखते हैं कि किस तरह से एक्चुअली हम देख रहे होते हैं, हम सर्च टर्म डाउनलोड करते हैं और फिर वहां पर देखते हैं कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सेल्स ला रहे हैं
और अच्छे कॉस्ट पे ला रहे हैं, तो वहां पर हम बिड अपनी हाई कर दें। कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ हमें क्लिक्स दिया, कॉस्ट दिए, सेल्स नहीं दिया, उनको हम नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दें। कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो हमें कौन सी कैंपेन ऐसी है जो हमें टॉप ऑफ सर्च में ज्यादा सेल्स दे रही है, तो वहां पर परसेंटेज लगा लें। मे भी कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जो हमें इतने खास इंप्रेशंस दे ही नहीं रही हैं और बिडिंग स्ट्रेटेजी हमारी डाउन ओनली है, तो हम उसको अप एंड डाउन कर लें। तो ये एक्चुअली पूरा ऑप्टिमाइजेशन का होता है। फाइन ट्यून करने का मतलब ये कि अपनी कैंपेन्स को चेक करें, उसका डाटा स्टडी करें, उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक हमें क्वेरी है कि बजट कितना होगा। बजट जो है वो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप चाहे $100 रख दें, स्टार्ट कर रहे हैं $100 रख दें, बाद में आप $300 कर दें, $200 कर दें। बात ये नहीं है बजट कितना रख रहे हैं, बात ये बिड क्या रख रहे हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। समटाइम $10 का बजट रखा होता है, वही नहीं यूज हो रहा होता। समटाइम क्या होता है कि आपने $50 का रखा हुआ है, लेकिन आप हर रोज आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जब आप कैंपेन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी आपके लॉन्च, अभी आपके पास रिव्यूज नहीं है, तो आपको बहुत अग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। ऑटो कैंपेन पे आप $10 लें, क्लोज मैच पे लूज सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ $5 का बजट रख लें, ठीक है। बाकी फ्रेज वाली पे डिपेंड अपॉन द कीवर्ड्स। अगर आपके पास 5 कीवर्ड्स उस कैंपेन में, तो यू कैन स्टार्ट विद $10 और $12 में भी। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से 10-20 कीवर्ड्स, अगर 20 कीवर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको बजट भी ज्यादा रखना होगा। बट आई विल सजेस्ट इफ यू हैव द 20 कीवर्ड्स, तब एक ही कैंपेन में फ्रेज, एक कैंपेन में 20 कीवर्ड्स नहीं डालें, आप फ्रेज को भी स्प्लिट कर लें 3 कैंपेन्स में, और साथ कीवर्ड आप डिवाइड कर दें तीनों कैंपेन्स में, ताकि डेटा स्टडी करना, उनको ऑप्टिमाइज करना, किसी पे आप अग्रेसिव जाना तो आप इजीली उस पर जा सकें, इजीली आप प्ले कर सके विद इन दैट कैंपेन। तो यू कैन स्टार्ट विथ $10 और $12, $15 में भी। तो इससे आप स्टार्ट करें और लेटर ऑन फिर अगर आउट ऑफ बजट जाएंगे तो ऑब्वियसली वी कैन इंक्रीज द बजट। अच्छा, पर डे आउट ऑफ बजट जाने से फर्क क्या पड़ता है? पर डे आप देख लें, अगर आपका 5 कैंपेन्स हैं और आप डेली आउट ऑफ बजट जा रहे हैं 500 कैंपेन पे, अब आप देखें कि आप आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, सेल्स आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। सेल्स हम बना रहे हैं लेकिन आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, इसका मतलब कि यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। अभी अगर आप आउट ऑफ बजट ना होते तो शायद आप मजीद सेल्स बना लेते। तो फौरन से बजट अपना इंक्रीज कर दें। बजट इंक्रीज करते वक्त इसको ध्यान में रखें कि हम हमेशा बजट इंक्रीज करेंगे लाइक बाय फ्यू डॉलर्स। $15 है तो $17 कर लें, 17 है तो $22 कर लें, इस तरह से करें। अगर आपको $15 है तो एकदम से उठाकर सिर्फ $50 नहीं कर लें, ठीक है। और लेकिन ऐसा भी है कि आउट ऑफ बजट जा रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही हैं। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप आउट ऑफ बजट जा रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही हैं, तो आपको देखना है कि कौन से कीवर्ड पे एक्चुअली आपको कॉस्ट पड़ रही है। आपको फिर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को नेगेटिव में डालना है, प्लस आपको अपनी बिड्स को रिड्यूस करना है। बिडिंग स्ट्रैटेजी को में भी अगर पहले एग्रेसिव थी तो उसको आपने स्लो करना है। क्यों? क्योंकि आप आउट ऑफ बजट जा रहे हैं लेकिन आप सेल्स नहीं बना रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको अपनी बिड चेंज करनी पड़ेगी। बजट को हमेशा इंक्रीज कर देना सोल्यूशन नहीं होता। एक और चीज कि हम आउट ऑफ बजट जा रहे हैं 2 कैंपेन्स पे, 3 कैंपेन्स पे हम हमेशा लाइव होते हैं, और उन 2 कैंपेन फिर अगर आप किसी टाइम पे आप आउट ऑफ बजट चले भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप आउट ऑफ बजट हो जाएंगे तो आप डी रैंक हो जाएंगे, क्योंकि बाकी 3 कैंपेन तो आपकी एक्टिव है ना, समहाउ आप स्पॉन्सर तो हो रहे हैं मार्केट में, तो आप प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए इससे फिर नहीं इतना बॉदर नहीं करते हैं अगर आपकी 1-2 कैंपेन आउट ऑफ बजट जा रही हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर वो सेल्स बना रही हैं और फिर भी आउट ऑफ बजट जा रही है, तब डेफिनेटली आपको बजट इंक्रीज करना चाहिए वहां पर, ताकि आप वो मिस ना करें वो पॉइंट जहां पर आप सेल्स बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आई एम ट्राइंग, मैं अभी स्लो बोलती हूँ तो ओके। अच्छा हाँ, एक कोई और क्वेरी है कि नोट इन बाय बॉक्स जब आते हैं तो उसमें क्या, नोट इन बाय बॉक्स का मतलब ये है कि आपको इस वक्त जब बाय बॉक्स हमारे पास नहीं होता ना, आप कह रहे मी टू की लिस्टिंग, तो वो दूसरा शायर उसके पास बाय बॉक्स है, तो उसको अमेजोन अभी स्पॉन्सर कर रहा है, अभी अमेजोन उसको चांस दे रहा है। तो जब तक अच्छा मी टू नहीं है, अगर मी टू नहीं भी है स्टिल भी आपके पास पीपीसी एक्टिव, कैंपेन एक्टिव रहने के 2 इसमें चीजें कंपलसरी हैं। एक ही आपके पास स्टॉक हो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन एरर आ जाता है इनएलिजिबल का। दूसरा आपके पास
बाय बॉक्स हो। बाय बॉक्स का मतलब क्या है कि अगर आप प्राइस फैक्टर भी यहाँ पर होता है कि आप एक खास प्राइस लेवल से ऊपर ना जाएं, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बहुत हाई प्राइस चले गई है, तब भी अमेजोन आपको एरर दे देता है कि आप मार्केट में अगर $10 के करीब आपने $100 की हुई है तो मे भी वो कंसिडर करता है शायद मिस्टेकनली आपने किया, या अगर $10 है और आपने बहुत ज़्यादा नीचे गिरा लिया तब भी वो आपको इस पर कर सकता है, मतलब एरर दे सकता है। तो बाय बॉक्स होना जो हमारे पास ज़रूरी है, उस अगर वो नहीं होता तो आपकी कैंपेन लाइव नहीं जाती, आप स्पॉन्सर आपके ऐड स्पॉन्सर नहीं होंगे। जी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी बात मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं करंट जो हमारा सिनेरियो है पीपीसी का, हम जो न्यू लॉन्चेस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो करंट ओवरव्यू जानना चाह रहा था मैं जनरली, कि हम किस तरह से फर्स्ट डे से पीपीसी स्टार्ट करके क्या बजट रखते हैं और कब मैनुअल कैंपेन्स पे शिफ्ट होते हैं। मैनुअल कैंपेन्स पे शिफ्ट होते हैं तो ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट किस तरह यूज करते हैं, तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें। अगर ये सेशन अभी तो हमने आई थिंक हाफ आवर पहले ही स्टार्ट किया, और अगर आपने हाफ आवर में शुरू से इसे ज्वाइन किया हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन का रिप्लाई ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप जब हमारा फर्स्ट, मैं एक समराइज कर देती हूँ क्विकली, लेकिन अगर आप सिर्फ यही 30 मिनट्स दोबारा देख लेंगे जब ये अपलोड होता है तो आपको आंसर मिल जाएगा डिटेल में। जब आपके पास रिव्यू नहीं है आपका फर्स्ट डे लॉन्च का, तो आप सिर्फ ऑटो कैंपेन क्रिएट करेंगे प्लस मैनुअल कैंपेन क्रिएट करेंगे विद फ्रेज मैच टाइप, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड निकाल देंगे। यहाँ पर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड और बहुत सारी डिफरेंट मैच टाइप्स लाइक ब्रॉड और एग्जैक्ट और कीवर्ड एसिन टारगेटिंग, ये सब चीजें नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि अभी हम बहुत एग्रेसिव जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे पास रिव्यूज नहीं है ना। तो अब बहुत सारी स्पॉट्स हम ऑक्यूपाई कर भी लेंगे, हम नजर आएंगे भी, हमें क्लिक कॉस्ट तो पड़ती जाएगी लेकिन शायद कन्वर्जन के चांसेस उतने नहीं होंगे। पर पीपीसी अब स्टार्ट कर लें अपनी ऑटो कैंपेन, फोर कैंपेन्स आप बना लेंगे, क्लोज से भी, लूज से भी, सब्स्टिट्यूट से भी, एंड कॉम्प्लीमेंट से भी। ये चारों कंपोनेंट से आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी कैंपेन ऑन कर लेंगे। प्लस आप क्या करेंगे, मैनुअल कैंपेन में अपने सुपर रेलेवेंट कीवर्ड उठाएंगे, मे बी वो 5 या 7 है, उनके अगेंस्ट आप फ्रेज मैच टाइप के साथ अपनी कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। दैट्स इट। इसके बाद फिर आप उसको व्हेन वी हैव सम रिव्यूज इन हैंड लाइक मे बी 4 और 5, तब आप बाकी सब कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक उन्हीं कीवर्ड से अगेंस्ट एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ। उन्हीं कीवर्ड में आप ब्रॉड मैच टाइप भी लेंगे, प्लस आप एसिन टारगेटिंग भी करेंगे। एसिन टारगेटिंग में आप क्या करेंगे, वो एसिन पिक करेंगे जो लो रेटिंग एसिन है। ठीक है, इस तरह से आप, और ये मजीद अगर अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे अभी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप फिर इसको देख सकते हैं उसमें थोड़ा सा, अगर आप इसको रिकैप में अगर मतलब आप अपलोड हो जाता तो फिर अगर आप इसको सुन लेते। ठीक है, मैंने एसिन टारगेटिंग काफी डिटेल में वहां पर डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। ठीक है बात, और अगर कोई क्वेरी हो आपकी। जी बिल्कुल, आपको वीबीसी में मिल जाएगा। वीबीसी में पीपीसी के सेक्शन में आपको मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग। जी सालिक में आपको अनम्यूट किया है। जी थैंक यू मैम। मैं न्यू कमर हूँ, दिसंबर का बूट कैंप का स्टूडेंट।
तो कुछ ऐसा है कि दोबारा से आप जो न्यू स्ट्रेटजीज हैं उन पर दोबारा से कोई नया कोर्सेज बनाने जा रहे हैं? सनी भाई ने तो अनाउंस किया है कि आतिफ का आ रहा है, आतिफ भाई का, तो आपका जी भी जी कोई है आतिफ भाई उसमें? का नहीं, मैं जो भी चीज़ें अपडेट हो रही होती है या कैंपेन अमेजोन जो नई चीज़ें डाल रहा है, लाइक प्रोडक्ट टारगेटिंग अमेजोन ने कुछ अर्सा पहले जब डाली थी, या नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग डाली थी, तो वो सब चीज़ें मैं जैसे जैसे वो फीचर आ रहा होता है तो मैं उस पर वीडियो बना के वीवीसी में डाल देती हूँ। तो इसलिए मेरे एंड से तो चीज़ें रूटीन में जैसे पहले अपडेट होती थी ऐसे ही अपडेट होती रहेंगी। बाकी ये है कि बिल्कुल आतिफ भाई का सेशन, आतिफ भाई का कोर्स आ रहा है पीपीसी का, नई टेक्निक्स पे होगा या नई स्ट्रैटेजीज पे होगा, तो अब वो डेफिनेटली वो इंशाल्लाह कुछ टाइम में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि मैंने आपके वो पीपीसी वाले वीबीसी वाले जो हैं वो पहले वाले सुने, तो आपने कहा था कि जो अपनी है बिड को वो कम से कम रखना चाहिए, जितना अमेज़न सजेस्ट करता है उससे कम। तो अभी मैं यूडेमी पर वो सुन रहा था जो वायरल लॉन्च ने अपना एक बनाया हुआ है कोर्स। वो कहते हैं कि अगर अमेज़न सजेस्ट करता है 1.29 अगर हमें बिड, तो हमें 2.29 रखनी चाहिए, डबल रखनी चाहिए उससे। उससे ज़्यादा इंप्रेशन और ऑर्डर वगैरह आते हैं। है कोई ऐसा एक्सपीरियंस में आपके? क्या सजेस्ट देखिए करोगे? इसमें क्या है, आप $3 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इसे इसे बोलते अग्रेसिव जाना, यहाँ पर बिड ऐसा नहीं है कि हम हाई या लो नहीं रख सकते, हम डेफिनेटली हाई रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि हम अग्रेसिव जा रहे हैं। अब अगर हम अग्रेसिव जा रहे हैं तो वहां पर मे बी, अच्छा यहाँ पर एक प्राइस फैक्टर भी बड़ा होता है। मे बी अगर आपकी प्रोडक्ट ही $4 की और आपने 3 बिड उस पर क्लिक कॉस्ट आपको पड़ गई है, तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, ठीक है, आपको वो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं उस इतने हाई बिड को। लेकिन अगर आप कहना चाहिए अच्छी प्राइस है और आप उस पर इतनी हाइब्रिड रख सकते हैं, स्टिल आप $3 पे क्यों जा रहे हैं? अगर आपने $3 या अगर बहुत डबल प्राइस पर जाना भी है तो आप उस वक्त जाएं जो आपके बहुत अच्छे कीवर्ड हैं, जो सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है, जो क्रीम कीवर्ड है। आपको पता है कि अगर इन कीवर्ड पर मैं बहुत हाइब्रिड पे करता हूँ, मैं नजर आता हूँ और मेरी लिस्टिंग इतनी अच्छी है, मेरी ऑफर इतनी अच्छी है, पैक साइज इतना अच्छा है, सब कुछ बड़ा आप अच्छा ऑफर कर रहे हैं, तो आप सेल ले सकते हैं, उस वक्त आप उस पर इतने अग्रेसिव जाए। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी एग्जैक्ट कीवर्ड में, एग्जैक्ट मैच टाइप में। लेकिन लेट्स से अगर आपकी जो कैंपेन है उसमें आपको अमेजोन सजेस्ट कर रहा है $1.5 की बिड, और अभी आपके पास रिव्यूज भी नहीं है, उस वक्त मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लो बिड से स्टार्ट करें, बहुत अग्रेसिव ना जाए। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि शुरू में आपने कितनी कैंपेन्स क्रिएट की हैं, 4 कैंपेन्स क्रिएट की है ना ऑटो की, और एक आपने क्रिएट किया मैनुअल की, तो आप सिर्फ जी। क्लोज मैच पे थोड़ी सी बिड हाई कर लें जैसे अमेजोन सजेस्ट कर रहा है, या फ्रेज में उन कीवर्ड से अगेंस्ट जो कीवर्ड आपको शुरू पर रेलेवेंट है उन पर थोड़ी सी बिड आप हाई कर लें। लेकिन ओवरऑल सब कीवर्ड्स पे और सब कैंपेन पे अग्रेसिव जाना जो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आप जा सकते हैं लेकिन लेटर ऑन, जब थोड़े से आप स्टेबल हो जाएं, कुछ आपके पास रिव्यूज आ जाए, तब डेफिनेटली आप उस पर थोड़ा जा सकते हैं, अमेजोन की सजेस्टेड बिट से हाई बिट भी कर सकते हैं। और एक चीज माइंड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, समटाइम क्या होता है, अमेजोन आपको $2 बिट सजेस्ट करे और आपने $2.5 रखी है, स्टिल आपके इंप्रेशन नहीं आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मे बी बाकी सब सेलर्स ने बहुत ज्यादा बिड इस पे रखी हो, तो आपको बिड इंक्रीज करनी पड़ेगी। समथिंग अमेजोन आपको सिर्फ 75 सेंट बिड चार्ज कर रहा होता है और आपने 0.45 सेंट रखा होता है, स्टिल आपके पास बहुत सारे इंप्रेशन आ रहे होते हैं, तब आप 0.21 पे भी जाके प्ले कर सकते हैं। तो इट्स अगेन अबाउट द डाटा जो जनरेट हो रहा होता है ना, उसको स्टडी करके फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें बिड यहाँ पर इंक्रीज कर देनी चाहिए या डिक्रीज कर देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम, समझ आ गई, थैंक यू सो मच। ठीक है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। जी जी शहरियार, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम, जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मैंने नवंबर के लास्ट पे मैंने एक मैनुअल कैंपेन चलाई थी जर्मनी मार्केट में, लेकिन ओके। उसमें मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने वो कैंपेन चलाई थी क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए। तब तो कैंपेन अच्छी चल रही थी, लेकिन अब मैं जब आजकल मैं चेक कर रहा हूँ तो उसका जो कैंपेन का एक्कोस है वो 60% पे जा चुका है। अब इसमें मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ तो जिन पे कन्वर्जन नहीं आ रही, क्लिक्स आ रहे हैं, उनकी जो बिड है मैं उनको बहुत ज़्यादा मैं कम कर दूँ, और सेकंड मेरे पास ऑप्शन आती है कि मैं दोबारा से मैं लिस्ट को ऑप्टिमाइज करूं और मैं दोबारा से उस पर कैंपेन चलाऊं मैनुअल पे। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ कि एक मेरे पास एक और भी ऑप्शन है जो कि मैं एसएन टारगेटिंग में करना चाहता हूँ, तो इसमें आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए?
अच्छा देखिए, एक तो सेल्स डिक्रीज होने की रीजन ये भी हो सकती है कि ऑब्वियसली तब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट भी आपको तो न्यू ईयर पे सेल्स बनानी है, क्रिसमस पे, तो एक तो ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि उस वक्त में भी वो गिफ्ट आइटम के तौर पे भी यूज हो सकती है वो प्रोडक्ट, तो तब उसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा। और अभी उसकी सेल्स जो गिरी हैं वो जानवन होंगी, सबकी सेल्स गिरी होंगी। एक तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, या कुछ तो सेल्स वॉल्यूम गिरा ही, उसका सर्च वॉल्यूम कुछ तो गिरा होगा। अभी हम यहाँ पर क्या सकते हैं, हम ये करेंगे कि एक तो ये कि आप लाइफ टाइम का फिल्टर लगा कर देखें कि जिन शो कीवर्ड्स अभी तक जिन्होंने आपको कभी सेल्स दी नहीं है उनको सबसे पहले आप ऑफ कर दिए, नेगेटिव में डाल दें। एक चीज ये। दूसरी ये कि कन्वर्टिंग एसेंस जो आपको कन्वर्टिंग कीवर्ड जो आपको सेल्स दे रहे हैं उन पर अपनी बिड्स को रिड्यूस कर ले। लेकिन बिड को रिड्यूस करने से पहले आप देख लें कि क्या आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी लगाई है या कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन है। क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी है आपकी? मैम मेरी बिडिंग स्ट्रेटेजी है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन है, चलिए सही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन ये कि आप वही रहने दें और बिडिंग स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन डाउन ओनली पे चले जाएं। दूसरा ये है कि आप इसको अप एंड डाउन ही रहने दें लेकिन बिड्स को रिड्यूस कर लें। और एक और चीज जो आप तीसरी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप प्लेसमेंट वाले जाए पार्ट पे और लाइफ टाइम का फिल्टर लगा के देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सेल्स कौन से स्पॉट से बनाई है। ठीक है, एक चीज ये आप देखेंगे। अब आप देखेंगे कि दिसंबर में तो मैं टॉप ऑफ सर्च से बना रहा था। अब आप देखिए रिसेंटली लास्ट 15 डेज में आपको कहाँ पर सेल्स बन रही है या कॉस्ट पड़ रही है। अगर तो स्टिल आपकी सेल्स कम बन रही है वो अलग चीज है, लेकिन बन कहाँ पर रही है, टॉप स्पॉट भी बन रही है। इसका मतलब है बजाय इसके आप ओवरऑल बिड ही गिरा दें या बिडिंग स्ट्रैटेजी को आप चेंज कर लें, सिर्फ एक काम करें। आपको पता है मुझे टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट सेल दे रही है, बिड अपनी कम कर लें या बिड वही रहने दें, बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन ओनली करना, प्लेसमेंट में सिर्फ परसेंटेज लगा दें कि ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इधर स्पॉन्सर में यहाँ पर जब मैं शो होता हूँ टॉप पर तो सेल्स मैं ले लेता हूँ, मोस्टली मैं कन्वर्ट हो जाता है वो क्लिक सेल में, तो आप फिर टॉप ऑफ सर्च पे फोकस कर ले। दूसरा आप क्या करेंगे, एसेंस आप जो पिक करनी है उनको आप किस तरह से पिक करेंगे, ऐसी एसेंस जो लो रेटिंग है या ऐसी एसेंस जिनकी प्राइस आपसे हाई है या ऐसी एसेंस जिनकी प्राइस सेम है या रेटिंग सेम है आप जैसी लेकिन लिस्टिंग क्वालिटी में आपसे वो काफी खराब है, तो आप फिर उनको टारगेट कर लें। तो दिस इज द वे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को। मैम मुझे यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है कि जो उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद की है, तो इसमें लिस्ट वगैरह मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दोबारा से ऑप्टिमाइज करनी चाहिए या नहीं। इसमें देखिए ऑप्टिमाइज करने का तब है कि मे बी अभी जो कीवर्ड आप उस वक्त टारगेट कर रहे थे क्रिसमस में या जो पहले आपके कीवर्ड जिन पर फोकस करे थे आपने टाइटल में डाले हुए थे, शायद अब कोई अल्टरनेट कीवर्ड आ गया, कोई सिनोनिम आ गया हो, ऐसा कोई उसका अल्टरनेट नाम आ गया हो जो अब अच्छा सर्च वॉल्यूम पे अब वो सेल हो रहा हो, लेकिन उसको आपने पहले शायद नहीं टारगेट किया हुआ, तब आप उसको टाइटल में डाल दें। या अगर लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत तब है जब आपको कुछ ऐसे कीवर्ड मिल रहे हैं जो अभी आपने पहले टारगेट नहीं किए हुए थे या मे भी टारगेट किए हुए थे लेकिन बैकएंड पे किए हुए थे और अब आपको लगता है कि इनका सर्च वॉल्यूम बढ़ गया और आपको इन पे काम करना है, अब आपको इन पे रैंक होना है, तब आप उनको फिर अपनी लिस्टिंग में डाल दें, तब आप उसको अपने टाइटल में या बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर लें। और प्लस ये अपने इमेजेस को एक बार देख लें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो आप अपनी सर्च टर्म ऑप्टिमाइजर जरूर चेक करें, क्योंकि क्या होता है सर्च टर्म ऑप्टिमाइजर में जब आप कुछ ऐसे कीवर्ड जो आप फ्रंट एंड पे ऑलरेडी डाल चुके होते हैं, आप बैक एंड पे भी उन्हें रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो लो वैल्यू कंसिडर होते हैं, हमें उन्हें रिप्लेस करना चाहिए विद सम न्यू वर्ड्स। वहाँ पे आप स्पेनिश वर्ड्स डाल सकते हैं या कुछ ऐसा फार्स से नई ब्रांड एनालिटिक्स से नए कीवर्ड्स निकाल के वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये काम करें। अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तब भी स्टिल आप ये कर सकते हैं कि एक्सप्लोर करें मजीद, अगर कोई नए कीवर्ड आपको मिलते हैं तो। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की उस वक्त जरूरत है जब आपको लगे कि देयर इज समथिंग न्यू जिसको अब आपको हाईलाइट करना चाहिए, या देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मे बी आपने रिव्यूज से सीखा हो, आपने रिव्यू स्टडी की और आपको लग रहा है कस्टमर ये चीज ढूंढ रहा है मेरी प्रोडक्ट में और ये चीज एक्चुअली मैं दे रहा हूँ लेकिन मेरे कंटेंट पढ़ोगे नजर नहीं आ रही है, मेरी इमेज वो चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक्चुअली मैं ये दे रहा हूँ, कस्टमर एक्स्ट्रा लार्ज चीज ढूंढ रहा है और मेरी तो एक्स्ट्रा लार्ज ही है मार्केट में दूसरे सेलर से, तो मुझे इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली उस वक्त आपको जरूरत है अपने कंटेंट को रिवैम्प करने की। मैम इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं एक दफा हीलियम को चेक कर लूं, अभी मैं लिस्टिंग को नहीं छेड़ूं, मैं हीलियम को चेक कर लूं, अगर मुझे वहां पे लगे कि ऐसे कुछ नए कीवर्ड्स आए हैं कि जिन पे मुझे जाना चाहिए और वो पहले मैंने ऐड नहीं किया हुआ था उनको, तो फिर मैं लिस्टिंग को छेड़ूं।
उसको एडिट जी करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तब उसको आप छेड़ें। या ये भी हो सकता है, वही जो मैंने आपको बात की कि आप एक दफ़ा अपने रिव्यू स्टडी कर लें, रिव्यू या दूसरे सेलर्स के जो टॉप सेलर है उसके रिव्यू स्टडी कर लें। हो सकता है उस वक्त रिव्यू स्टडी करने से आपको ये चीज़ पता चले कि कस्टमर एक्चुअली जो चीज़ चाह रहे हैं, जिस चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो चीज़ मैं ऑफर तो कर रहा हूँ लेकिन मैं शो नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं ये क्वालिटी मेरी प्रोडक्ट में है, लेकिन किसी को भी मेरा इमेज या टाइटल देख के पता नहीं चलेगा कि ये क्वालिटी एक्चुअली मैं दे रहा हूँ जो वो मांग रहा है। फिर आप रीडू करें, फिर आप उस चीज़ को ऐड करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो हम बीटीजी यूज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए? देखिए बीटीजी तो एक्चुअली ब्रांड रजिस्ट्री है या नहीं है, बीटीजी तो आपको यूज करनी है। बीटीजी से आपको क्या पता चलता है कि आपकी राइट आइटम टाइप कीवर्ड कौन सा है, राइट वैल्यूज कौन सी है जो आपको पुट करनी है, और वो जी जी। आपको वो कुछ रिफाइनमेंट्स देता है जो फिल करना आपकी प्रोडक्ट के लिए जरूरी होती है, और वो आपको बीटीजी से मिलती है। ठीक है, तो जी बीटीजी तो आपको लेनी है, वो फाइल तो आपको डाउनलोड करनी है इन एनी केस। तो मैम हम लोग यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए तो उसमें इजी होता है, मतलब उसमें मिल जाती हैं कैटेगरी वाइज हमें मिल जाती हैं। ठीक लेकिन है, जर्मन और इटली मार्केट के लिए हमें काफी डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या सजेशन है आपकी? उसके लिए क्या नहीं अवेलेबल होती है, नहीं मिलती है जी। उसके लिए? क्या बीटीजी रिपोर्ट नहीं मिलती है आपको जर्मन मार्केट के लिए? उसके लिए कैटेगरी फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ, कैटेगरी फाइंड करना क्यों उससे मुश्किल होता है? कि आपकी कैटेगरी तो आप वही रखते हैं ना, आपकी जो आपके दूसरे सेलर्स हैं उस मार्केट में उनकी जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी तो आप वही रखेंगे। जी जी। तो फिर मैं आपकी बात नहीं समझी हूँ कि आपको कैटेगरी फाइंड करना क्यों मुश्किल होता है वहां पर? मैम मैंने ना लिस्टिंग बनवाई है, तो उसने बीटीजी यूज नहीं की। मैंने किसी कस्टमर के लिए बनवाई है, लिस्टिंग बनवाई है। उसने ठीक है, बीटीजी बिल्कुल भी उसने देखा भी नहीं है, उसने कैटेगरी अपने पास से लगाई है, और मुझे लगता है कि वो कैटेगरी ना ज्यादा मैच नहीं करती हमारी प्रोडक्ट से, और वो कंपटीटर जो हमारे जो कंपटीटर है उसकी लिस्टिंग से भी वो ज्यादा मैच नहीं कर रही। हम्म। तो तो फिर आप खुद से डाउनलोड कर लेना, आप खुद से जाएं ऐड वाया प्रोडक्ट में, वो आता है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, इस पर जाएं और वो अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करें और वहां पर देखें कि क्या राइट वैल्यू, कि आपने ठीक राइट वैल्यू पुट हुई भी है या नहीं हुई भी, आइटम टाइप कीवर्ड में या कैटेगरी में आप उसको चेक कर सकते हैं खुद से। ठीक है। अच्छा मैम, और एक मेरा पीपीसी के रिलेटेड क्वेश्चन था कि लाइक हम एसईएन टारगेट कर रहे हैं, तो एसईएन टारगेटिंग में हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो मोस्ट रेलिवेंट है और सुपर हाई सर्च वाली है उनका, तो हम उनको 3 कैंपेन्स में टारगेट कर रहे हैं। ब्राउड आप बात कर रहे हैं, आप एसिन टारगेटिंग नहीं कर रहे, आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। जी, कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। जी हम बिल्कुल, हाँ उनको जी 3 बिल्कुल, कैंपेन्स आप में ऐसे ही टारगेट। करेंगे। बिल्कुल 3 कैंपेन्स आप बनाएंगे, ब्रॉड की भी बनाएंगे, एग्जैक्ट की भी बनाएंगे, फ्रेज की भी बनाएंगे, लेकिन तीनों कैंपेन को अलग अलग रखेंगे। एक ही कैंपेन में तीनों मैच टाइप्स इकट्ठी नहीं डालिएगा। जी ठीक है, ठीक है। चलें परफेक्ट। और कुछ? नहीं ठीक है। चलें ठीक है, परफेक्ट। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। मैम, मेरे 3 छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है, तो काइंडली उनका रिप्लाई दे दीजिएगा। जी जी, आपको अनम्यूट इसीलिए किया, बताएं। थैंक यू।
अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि जिन कीवर्ड्स पे हम इंडेक्स नहीं हैं तो उन पे क्या करना चाहिए हमें, कैसे इंडेक्सिंग होंगे हम? आप उनको देखिए कि आपने अपने कंटेंट में वो डाले हुए हैं, मे बी आपके कंटेंट में मिस हो। अगर कंटेंट में नहीं डाले हुए हैं तो और स्पेस बनती है तो आप कंटेंट में डाल दें। स्टिल स्पेस अगर नहीं बन आप रही उसको क्योंकि स्पेस हमारी नहीं बन रही है, फिर आप उसको सर्च टर्म्स में डाल दें, बैकएंड पे जाएं और सर्च टर्म्स में जाके उन कीवर्ड्स को ऐड करें। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये एक सिनेरियो है कि हमारी जो मेन निच है वो ए है और सब कैटेगरी उसकी बी है, और ठीक है। एक दूसरी निच हमसे रिलेट यानी उसमें हम नहीं है, वो सी है और उसकी कैटेगरी डी है। ठीक अच्छा, है। जो सब कैटेगरी डी है उसमें वो प्रोडक्ट्स जो उसमें हैं वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन हम तो उसमें रैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हम कैटेगरी जो है सब कैटेगरी डी उसके वहां से कीवर्ड्स लेके उनको अपनी बैकएंड सर्च टर्म में डाल सकते हैं या क्या यूज कर सकते हैं उन कीवर्ड्स का? आप ये बात कर रहे हैं कि उस कैटेगरी के अगेंस्ट कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो रेलेवेंट है, जी जी। तो फिर आप उन प्रोडक्ट कीवर्ड्स को से डाल सकते हैं ना, फिर तो आप सॉरी वो जी। वो प्रोडक्ट से हमारी से मैच करते हैं। हाँ, अगर तो प्रोडक्ट्स, देखिए कीवर्ड अगर रेलेवेंट है, अगर चाहे वो कैटेगरी में भी वो कोई और हो, लेकिन आप यहाँ पे कैटेगरी टारगेटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। तो अब आप उस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। अमेज़न सर्च बार में उस कीवर्ड को डाल के देखें। अगर आप देख रहे हैं कि मोर देन 70% लिस्टिंग वही है जो आपकी प्रोडक्ट है, तो फिर आप उस कीवर्ड को डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, पता नहीं ये एथिकल है या अनएथिकल है, लेकिन बता दीजिएगा। हाउ टू स्पाई ऑन कंपटीटर्स कैंपेन? मुझे नहीं पता कि आप कंपैटिटर्स का कैंपेन को किस तरह से कर सकते हैं। वैसे एक चीज आई गेस मैंने कहीं पर सुनी या पढ़ी थी कि आप अपने उस कंपैटिटर के आप उस कंपैटिटर के अगेंस्ट अपनी कैंपेन चला लें, तो मे बी आपको उस पे सेल्स तो शायद वो लेगा, लेकिन आप बना पाएंगे उस पर ना, आप उस डाटा आपको मिल जाए, डाटा कलेक्ट कर लेंगे। और शायद डिफरेंट टूल्स भी कोई होते हो, या हीलियम के थ्रू में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आई डोंट नो, मैंने कभी किया नहीं है इस तरह से, मैंने देखा नहीं है कि किस तरह से मैं चेक करूं कि हमारा दूसरे सेलर जो कंपैटिटर है वो किस तरह से कैंपेन्स चला रहा है। एक आइडिया हो जाता है वैसे, क्योंकि देखिए जब आपकी एड स्पॉन्सर हो रही होती है ना, और आप देखते हैं कि दिन के इतने हिस्से तो मेरी कैंपेन स्पॉन्सर हो रही है, मेरी एड नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद ये वाला सेलर है जो स्पॉट ले लेते हैं, तो इसका मतलब वो सेलर उस पर्टिकुलर स्पॉट के लिए या उन कीवर्ड्स के लिए एफर्ट कर रहा है, हाइब्रिड लगा रहा है। तो और यही पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। वो एक या दो सेलर हैं जो आपकी स्पॉट लेते हैं, या आप कितने भी बिड करे जाएं लेकिन आपको स्पॉट नहीं मिल पा रही क्योंकि डोमिनेंट सेलर बैठा हुआ है। तो इससे फिर वो पता चल जाता है कि एक्चुअली कौन। जी ये तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ गया ना डाटा, ये तो हमें बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक भी पता है, नहीं, लेकिन उसकी हमें ये कैंपेन थोड़ी पता है स्ट्रेटेजी क्या होगी कि वो कौन से आई डोंट नो, कीवर्ड्स बिल्कुल। यूज कर रहा है। जी मुझे बिल्कुल ही इसका आइडिया है कि हम किस तरह से उसको चेक कर सकते हैं कंपैटिटर की कैंपेन्स को। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है इसका। थैंक यू। जी सादिया, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, अगर जिस तरह से एक क्वेश्चन लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है, और सिर्फ ये मसला नहीं है कि उसकी मतलब पिक्चर्स सही लगा दी, पिक्चर्स का भी मसला नहीं कि, तो फिर वो क्या रीजंस हो सकते हैं उसके सप्रेस्ड होने की? जो आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड होती है? जी, लिस्टिंग आपकी सप्रेस्ड हुई है, इमेजेस का रीजन नहीं है, तो आपने कोई ना कोई उसकी जो गाइडलाइंस है अमेज़न की, मे बी कंटेंट राइटिंग के हवाले से आपने उसका ख्याल नहीं किया, तो भी आपकी लिस्टिंग हो जाती है। अच्छा, तो और मुझे आपको बैक एंड, जी मैम बोले। इसके लिए आप वीबीसी में प्रॉपर वो है एक क्या आप जी मैम, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी ही वीडियो है ना वो, जैसे आपने तो रूल्स बिल्कुल बताए अगर आप हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने फॉलो किया हुआ तो फिर लिस्टिंग आपकी सप्रेस्ड होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि इमेजेस का भी मसला नहीं है।
समटाइम मैम ऐसा और होता है कि देखिए इमेज क्वालिटी ठीक नहीं होती है, एज पर द अमेज़न रिकमेंडेशन नहीं होती है, तब सप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है मैम। अच्छा एक और सवाल पूछना था मैंने आपसे। देखिए मैम अगर लिस्टिंग सप्रेस्ड है, ठीक है, और वो आउट ऑफ स्टॉक शो हो रही है, ठीक है, तो मैम क्या इस तरह से कि इन्वेंट्री जो स्ट्रैंडेड हुई भी उसका भी यही रीजन हो? क्योंकि उधर मतलब कि अमेज़न में मेरी जो है ना उसका ये मसला हुआ था। मैं आपको लिस्टिंग का मसला बताती हूँ। मेरे क्लाइंट का मसला था कि एक हमने ब्रांड नेम लिखा था, उसने गलती से ना जेनरिक लिख के ना अपने एसएन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब अमेज़न वाले वो कहते हैं कि अब एक दफा हो जाता है तो फिर दोबारा जो है वो चेंज करने के लिए पता नहीं आपको इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड करके लिखना होगा। तो मैंने वो भी किया है, तो अब वो हो नहीं रहा और आप मुझे बताएं क्या किस किस एसिन को कनेक्ट किया है? मैम जो एक एसिन है उनकी एक प्रोडक्ट है, वो फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उन्होंने ना ठीक है। वो ना गलती से जेनरिक लिखा नाम, ठीक है, और हाँ, रजिस्टर हाँ, कर दिया, ठीक है, लिस्ट बनाई ठीक ना, है। लिस्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक आने लग गई और इन्वेंट्री। और फिर जब उन्होंने ईबीसी के साथ कनेक्ट करने लगी तो वो ईबीसी के साथ भी कनेक्ट, उनकी ब्रांड रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब मसला ये है कि अमेज़न को हमने के साथ केस खोला तो अमेज़न कहता है कि आपने जब जेनरिक और ये वाला कीवर्ड ये वाला एसएन लिया हुआ है तो ये दफा जब अमेज़न के बैक एंड पे ये रजिस्टर हो जाता है तो चेंज नहीं हो सकता। अब चेंज करना है तो आपको क्या करना है, पहले लिस्टिंग इन्वेंट्री लोडर के थ्रू डिलीट करके न्यू लिस्टिंग बनानी। वो बनाई भी है पर अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हो रहा और इन्वेंट्री भी स्ट्रैंडेड हुई है। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप जो जेनेरिक की बात करी है, ब्रांड नेम की बात करी है, टाइटल की बात करी है? ब्रांड नेम की बात करी, ब्रांड का बिल्कुल, नाम नहीं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल, रेड ब्रांड जाता नेम है। अब अगर चेंज करूँ ना, अब अगर चेंज करूँ तो वो रेड जाके लिखा आता है दिस वैल्यू इज बिल्कुल, नॉट स्पेसिफिक फॉर ऐसा दिस। ही है, ऐसा ही है। इसका तो सिर्फ अब एक क्या हल सॉल्यूशन है होता इसका? है, ऐसा नहीं होता कि आपको आप फ्लैट फाइल के थ्रू इसको अपलोड करें, कैटेगरी रिपोर्ट करके, ऐसा नहीं है। आपको सिंपल और नई लिस्टिंग भी बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको सिंपल एक केस ओपन करना था अमेज़न से, जिसमें आपने क्या प्रोवाइड करना है, उसको मैन्युफैक्चरर यूआरएल प्रोवाइड करना है। मैन्युफैक्चरर यूआरएल क्या है, आपने वेबसाइट देनी है जो आपके ब्रांड नेम पे बनी हो, वहां पर आपकी सेम लिस्टिंग शो रही होगी विद सेम यूपीसी और मेन इमेज टाइटल जो भी आपकी वेबसाइट पे कोई अमेज़न भी पर नहीं है लिस्टिंग है, क्लाइंट की। बिल्कुल वैसे ही। नहीं, मैम वेबसाइट फिर इसका एक सोल्यूशन ये होता है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है एज अ प्रूफ देने के लिए कि भाई ये ब्रांड मैं ऑन करती हूँ ना, जो चेंजेस करना चाह रहा है, जो ब्रांड में चेंज करना चाह रही हूँ उसको मैं ऑन करती हूँ। एक इसका सोल्यूशन होता है वेबसाइट दे दें। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है फिर आपको उसकी पिक्चर्स शेयर करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इन हैंड। आप उसकी पिक्चर लेंगे जिस पर आपका ब्रांड की जो लेबलिंग वगैरह हुई होती है ना वो सामने क्लियर नजर आ रही हो, तो फिर भी वो फिर एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को। अच्छा ठीक है, तो फिर वो चेंज कर देगा। अच्छा मैम मैंने पता क्या किया बिल्कुल, गलती और मेरे वो से चेंज कर उन्होंने देता है। किसी ने इसमें आपको सिर्फ अपने बूट इमेजेस कैंप में ही ना, प्रोवाइड करने हैं। मैम जी, जी। मैम ये बूट कैंप के ग्रुप में ही ना कोई एक सीनियर थे, उन्होंने ना मुझे कहा मुझे ये कह दिया कि आप जो है ना आप नए एसेंस ले लें। अच्छा आप नए एसेंस ले लें और इनकी ना इन्वेंटरी रिकॉल कर दें। तो मैंने नए एसेंस ले लिए, ठीक है, और नए एसेंस लेके लिस्ट भी बना दी, ठीक है। अब फिर मैंने वो लिस्ट डिलीट की फौरन से, क्योंकि उनको अमेज़न से की तरफ से मैसेज आ गया कि हम आपकी इन्वेंटरी बाहर फेंक दें, क्योंकि वो उधर तो नहीं, वेयर हाउस में तो नहीं वो रिकॉग्नाइज हो रहा था। तो अब मैं क्या करूँ? अभी भी मैं यही सेम चीज करूँ जो आप मुझे बता रही हैं? अब आपने अपनी पुरानी लिस्टिंग वहीं पर पड़ी हुई है और आपने नई लिस्टिंग भी बना नई एसिड भी बना पुरानी लिया लिस्टिंग लिस्टिंग। डिलीट कर दी थी, नई लिस्टिंग बना दी। अभी आपका स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो कौन सी एसिड के अगेंस्ट गया था जो आपने पुरानी डिलीट के। किया? तो फिर आपको उसको जी डिलीट नहीं करना था ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपका स्टॉक गया हुआ है। अब आप क्या कर सकती हैं, आपके पास वो एसिड तो पड़ी होगी ना कहीं वो जी एसक्यू ऐसी एसिड पड़ी पड़ी हुई होगी। अब जी आपने री लिस्ट करना है, अपनी नई वाली लिस्टिंग को डिलीट करें। अब आपने ठीक है री लिस्ट करना है अपनी उस पुरानी ही लिस्टिंग को। आप लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक्चुअली आप नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें ये एसिन और एसक्यू वही डालेंगी जो आपकी उस डिलीटेड एसिन की है। ठीक है, डिलीट जो आपने लिस्टिंग डिलीट की थी पुरानी वाली, उसके ही एसक्यू यूज करेंगे, उसी की एसिन यूज करेंगे और आप रीलिस्ट करेंगे। इसको रीलिस्ट हो जाएगा, आपको वहां पे स्टॉक भी नजर आने लग जाएगा कि ये आपके पास पड़ा हुआ है। अब आप अमेज़न से केस ओपन करेंगी कि आपको ब्रांड चेंज करना है। अच्छा, और अपना प्रोडक्ट हाथ में लेके और पिक्चर्स लेके वो कर लेंगे हाँ, कर उसमें लेंगे। सिर्फ ये एक उससे क्लोज इमेज होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, जिसमें आपका पैकेजिंग भी शो हो रही हो, आपका ब्रांड नेम क्लियर। एक्चुअली अमेज़न का सिर्फ ये कंसर्न होगा कि क्या जो शख्स ब्रांड चेंज करवाना चाह रहा है उसको ऑन भी करता है या नहीं। ठीक है, तो ब्रांड नेम चेंज करवाऊंगी फिर मैं अब? अब ब्रांड नेम ही तो आप कह रही है कि जेनेरिक रखा हुआ है और अब आपको उसको चेंज करवाना है।
हाँ वही ना मैम, जेनेरिक रखा हुआ है और वो, लेकिन जब हाँ वही ना कि फिर ठीक है मैं उसको दे दूंगी कि ये वाला ब्रांड नेम है। मैम मैंने ना ये सारा जो प्रॉब्लम था ना, काफी जो इसी के जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स थे जो हमारी क्लासेस भी ले रहे, एक सर थे, मैं नाम मुझे भूल गया, तो उनको भी बताया, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। एक किसी ने बस मुझे मिसगाइड बीच में कर दिया कि आप नए एसेंस लेके बना दें, तो मुझे पहले हो रहा था, मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि आप बना दें, तो फिर जब क्लाइंट को मैंने बोला तो क्लाइंट ने भी कहा इस तरह से, तो अब मैम हो जाएगा ना ये इशू सॉल्व? और इन्वेंट्री जी इसी की बिल्कुल, वजह से स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखिए क्योंकि आपने बहुत क्या टाइम से किया, इसके आपने बन उस गए। लिस्टिंग को ही बंद कर दिया हुआ है ना, आपने तो लिस्टिंग डिलीट कर दी हुई है, लेकिन लिस्टिंग डिलीट होने ठीक का है, मतलब नहीं कि वो डिसअपियर हो गई है। ऑब्वियसली वो लिस्टिंग तो है, अब आप उसको निकाल सकते हैं और दोबारा से रीलिस्ट कर लें सेम एसक्यूएसी यूज करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, मैं कर लेती हूँ। सही है, थैंक यू सो चले मच मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं यहाँ पर भी किसी को अनम्यूट करने से पहले एक क्वेरी का रिप्लाई कर दूं। यहाँ मैंने देखा है आरिफ साहब हैं, इन्होंने जो रिप्लाई किया वह कि रिवर्स सेल्सिंग कर लें कंपैटिटर का। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सोल्यूशन है। जब आपने किसी भी कंपैटिटर का लेना और डिटेल लेनी हो कि वो ऑर्गेनिकली कौन कौन से कीवर्ड पर रैंक हुआ है या स्पॉन्सर्ड रैंक कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो आप रिवर्स सेल्सिंग अप्लाई करते हैं, वहां पे आपके पास पूरी शीट उसकी आ जाती है ना, जिसपे आपको उसका स्पॉन्सर्ड रैंक भी नजर आ रहा होता है, ऑर्गेनिक रैंक भी नजर आ रहा होता है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिन पर वो काम कर रहा है एक्चुअली। ऑर्गेनिकली भी नजर आ जाएगा और उसका आप जहां पर आपको स्पॉन्सरिंग नजर ही नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब है कि उसने इस पर ऐड नहीं चलाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू आरिफ, ये मेरे जहन से निकल गया था और लेकिन आपके ये हाईलाइट करने से रिकॉल कर लिया मैंने इसको, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ जी बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरे पास एक क्लाइंट की लिस्ट है, उसकी ऑलरेडी 500 रिव्यूज हैं, लेकिन लिस्ट डेड है और नीच कंपेटिटिव है। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो मैं रैंक करना चाह रहा हूँ पीपीसी के थ्रू, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू रैंक दिस लिस्ट ऑन पीपीसी? आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या लाइक देखिए लिस्टिंग आपकी डेड है, सबसे पहले तो आप अपने लिस्टिंग का ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज जरूरी है। कोई भी कैंपेन, कोई पीपीसी, कोई भी स्ट्रक्चर कुछ वर्क नहीं कर सकता अगर आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं मैं है। वो ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर चुका हूँ, उसकी ओके, ऑप्टिमाइजेशन पे काम इमेजेस कर आपकी चुका अप टू डेट है? जी, इमेजेस भी है, एबीसी भी है और वीडियो भी है। सर्च टर्म्स भी आपकी आपने अपडेट कर जी ली जी, बैकएंड सर्च पे? टर्म भी सारा कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर लिया फ्लैट ऐप के, ठीक है, फ्लैट फाइल के थ्रू। अभी जो थी वो पीपीसी रन करनी थी उस पे, तो वो मैंने थोड़ा सोचना था कि स्ट्रेटजी पे जाऊं, एग्रेसिव ही सोच रहा था उसको लेके चलने का। देखिए हाँ एग्रेसिव यहाँ जा भी सकते हैं। उसकी रीजन क्या है, लिस्टिंग आपकी ऑलरेडी मैच्योर है ना, काफी टाइम, मतलब लिस्टिंग पुरानी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास रिव्यूज नहीं होंगे, रिव्यूज भी होंगे। जी जी, रिव्यूज 500 प्लस हैं। जबरदस्त है। अब आपने क्या करना है कि आप अपनी अब आपके पास वीडियो भी है, अब आपके पास एक्चुअली काफी स्पेस है यहाँ पर पीपीसी के साथ जाने के लिए। प्राइस क्या प्रोडक्ट की? वैसे तो नॉर्मल है 20 से 25, लेकिन हम मतलब अभी $10 से ऊपर है। ठीक है, जी अभी अब आप क्या करेंगे, अभी आपने अपनी कैंपेन ऑन करनी। एक तो ये कि पुरानी कैंपेन अगर कभी भी उन्होंने ऑन की हुई थी, कोई भी कैंपेन चलाई हुई थी, सबसे पहले लाइफ टाइम में आप देख लें कि उन सब कैंपेन में से कोई एक ऐसी कैंपेन जो समहाउ अच्छी चल रही थी, सिर्फ उसको एक्टिवेट कर लें, बाकी सबको ऑफ रहने दें। एक चीज ये, अब आपने दोबारा से सारी कैंपेन्स क्रिएट करनी है नहीं। उन नई कैंपेन्स में आप ऑटो कैंपेन क्रिएट करेंगे, ऑटो कैंपेन में भी चारों कैंपेन्स ऑन करेंगे सेपरेटली। 4 कंपोनेंट्स होते हैं ऑटो कैंपेन में, चारों कंपोनेंट्स को आप अलग अलग रखेंगे, लूज मैच, क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब हो गई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, मैनुअल कैंपेन चलाएंगे, फ्रेज की अलग, एग्जैक्ट की अलग, ब्रॉड की अलग। ठीक हो गया। कोशिश करें एक कैंपेन में 7 या 8 कीवर्ड से ज्यादा कीवर्ड टारगेट ना करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता है कि मैंने $10 $15 का बजट लगाया तो इट इज सफिशिएंट फॉर फ्यू कीवर्ड्स ना। प्लस ये मे बी कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका सर्च वैल्यू बहुत हाई होता है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुपर रेलेवेंट है, सर्च वैल्यू बहुत हाई नहीं होता। तो कुछ कीवर्ड्स हाई बिड मांग रहे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो डाउन बिडिंग स्ट्रेटेजी डाउन ओनली होगी तो भी कन्वर्जन देंगे, लेकिन कुछ तो डाउन ओनली पे आपको क्लिक्स ही बहुत कम देंगे और इंप्रेशन, क्लिक्स शायद हो ही ना, इंप्रेशन ही बहुत कम होंगे। अब मुझे यहाँ पर एग्रेसिव जाना है। अब क्या मैं हर कीवर्ड पे, हर कैंपेन पे एग्रेसिव चली जाऊँ?
मुश्किल हो जाता है। मुझे पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड से अगेंस्ट जाना है, क्योंकि आपने हीलियम के साथ भी इसको अटैच कर लिया, आप कीवर्ड रैंक भी चेक कर रहे हैं। अब ये कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड है जिन पे आपको रैंक करना है। अब आप क्या करेंगे, उन कीवर्ड्स पे आप बिडिंग स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन कर सकते हैं, प्लस प्लेसमेंट परसेंटेज लगा सकते हैं और बिड भी हाई कर सकते हैं। जबकि ऐसे कीवर्ड जो लॉन्ग टेल हैं या जिन पे आपको लग रहा है कि ऑटो कैंपेन के थ्रू ही आपने टारगेट नहीं किया हुआ, लेकिन ऑटो कैंपेन के थ्रू ही आप इन पर कन्वर्जन ले रहे हैं और रैंक हो रहे हैं, उन पे अग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लिमिटेड कीवर्ड रखें हर कैंपेन में, ताकि आप इजीली डिसाइड कर सके अबाउट द बिडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक हो गया, ये आपने क्रिएट कर लिया मैनुअल कैंपेन्स। अब आपने चूज करनी है एसेंस पिक करनी है आपने अपने मार्केट की। आपने मार्केट में देखना है कि कौन सी एसेंस ऐसी हैं जो जिनके पास रिव्यूज कम है, उनको अलग कर लें, आपसे रिव्यूज कम है, फिर वो वाली एसेंस पिक कर लें जिनके रिव्यूज तो उतने ही है जितने आपके पास है, लेकिन प्राइस में आपसे हाई है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी चांस है कि आप यहाँ से सेल्स बना सकते हैं। फिर आप कुछ ऐसी एसेंस पिक कर लें, आपने तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज की, शायद उन्होंने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज ना किया, उनका कंटेंट बड़ा खराब है या उनके इमेजेस बड़े खराब है, आप उन एसेंस को पिक कर सकते हैं जो मे बी प्राइस में सेम हो, रिव्यूज में सेम हो, लेकिन उनकी लिस्टिंग क्वालिटी बहुत खराब हो। इस तरह से आपने कैटेगराइज कर लिए डिफरेंट एसेंस को, लो रेटिंग, सेम प्राइस, पुअर क्वालिटी, इस तरह से डिफरेंट उनके फैक्टर्स की बेस पर उनको आपने कर लिया सेपरेट। अब आपने ये तीनों ग्रुप्स की कैंपेन्स बना दी हैं अलग अलग। फिर वही बात करूंगी कि कैंपेन भी अलग अलग ही बनाएंगे, 15 कैंपेन चाहे बना लें, लेकिन सिंपलीफाई हो जाता है उसको बाद में स्टडी करना ना। तो इस तरह से आप करेंगे। ये चीज हो गई, ये आपने कर ली एसेंट टारगेटिंग, प्लस आपने स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चलानी है, प्लस आपने कैटेगरी टारगेटिंग भी करनी है। जरूरी नहीं है $20 से करें, $5 से कर लें, 20 सेंट से कर लें, लेकिन जितनी मैक्सिमम स्पॉट्स आप यूज कर सकते हैं उन्हें यूज करें। ठीक है। और मैम इसमें एक क्वेश्चन ये मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो हाई सर्च मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट 80,000 प्लस है, तो मैं फिर भी उस कीवर्ड्स को भी यूज, मैं सोच रहा था कि पहले इस लॉन्ग कीवर्ड्स को के साथ कैंपेन मैनुअल लेके जाऊं और साथ में ऑटो जो आपने बताया, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? अब देखिए, जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, मेरा ख्याल से जब आप इस कीवर्ड को विद एग्जैक्ट मैच टाइप टारगेट करेंगे तो शायद ही आपको पर क्लिक बिड भी $2 ऊपर ही बताएगा। अब उस सूरत में आप क्या करें कि इस कीवर्ड को फ्रेज में सिर्फ टारगेट कर लें, अभी एग्जैक्ट में टारगेट ना करें। फ्रेज में क्या होगा कि समहाउ जो बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट हो रहे होंगे, कन्वर्जन दे रहे होंगे, तो ये भी बेटर होगा। ठीक है, ये भी उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मूव कर लें, लेकिन एक बार एग्जैक्ट में ट्राई जरूर करें। अगर एग्जैक्ट में भी, और एग्जैक्ट में ये काम आप जरूर कर सकते हैं कि टारगेट कर लें बिड। अगर अमेज़न आपको 99% भी कह रहे तो आप ना रखें 99 सेंट, आप 11 सेंट रख लें, 13 सेंट रख लें। कभी सेल आए तो इट्स गुड, अगर कभी आपको स्पॉट मिल गई और सेल आ गई तो अच्छे मार्जिन पे आएगी, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप फ्रेज में तो इसको टारगेट कर ही रहे हैं। राइट। और व्हाट अबाउट वीडियो पीपीसी, वो भी साथ ही रन करूं पैरेलली? बिल्कुल, वीडियो पीपीसी आप चलाएं, लेकिन वीडियो पीपीसी में एक जो बड़ी अच्छी टिप होती है वो जब पुरानी कैंपेन्स चल रही हो ना ऑलरेडी, तो उनकी सर्च टर्म्स बड़ी हेल्प करती है। यहाँ पर हम उसमें क्या करते हैं, सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल्स एक्चुअली कौन सी कीवर्ड्स पे आ रही थी, और हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स के अगेंस्ट वीडियो पीपीसी चला देते हैं। इसका फायदा क्या होता है, मेरी लिस्टिंग के अगेंस्ट वो कीवर्ड ऑर्डर टेकिंग कीवर्ड्स हैं एक्चुअली। ठीक है, मे बी मेरा जो मेरे मार्केट में जो दूसरा सेलर है वो किसी और कीवर्ड्स पे सेल बना रहा है, तो मैं वीडियो में उन कीवर्ड्स को टारगेट करूंगी जो मुझे सेल बना कर दे रहे हैं कीवर्ड टारगेटिंग में। लेकिन आपके केस में अभी क्योंकि कैंपेन हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, कोई हमारे पास हिस्ट्री नहीं है अभी, तो अभी आप अपने सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स को उठा लें, उनके अगेंस्ट आप वीडियो पीपीसी चलाएंगे। वीडियो पीपीसी में भी आप एग्जैक्ट भी चलाएंगे, फ्रेज भी चलाएंगे और ब्रॉड भी चलाएंगे, लेकिन इन तीनों कैंपेन के साथ आप लाइफ टाइम नहीं चलेंगे। आप इनको चलने दें, लाइक 3 वीक्स चलने दें, 1 मंथ चलने दें, उसके बाद आप देखें कि कौन सा कीवर्ड कौन सी कैंपेन में सेल दे रहा है, उसको एक्टिव रहने दें, उसको ऑफ कर दें। ये भी हो सकता है कि ब्रॉड कैंपेन सिरे से ही आपको सेल नहीं दे रही है या बहुत हाई कॉस्ट दे रही है, तो पूरी कैंपेन को ऑफ कर दें। ये भी पॉसिबल है कि ब्रॉड कैंपेन में सब कीवर्ड आपको कॉस्ट दे रहे थे सवाए एक कीवर्ड के, वो बड़े अच्छे कॉस्ट पे सेल्स बना रहा था, तो सब कीवर्ड्स को ऑफ कर दे, सिर्फ उस एक कीवर्ड को ऑन रहने दें। इस तरह से फिर हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे तीनों कैंपेन में से कौन से कैंपेन या कौन से कीवर्ड्स को आपने लेके फर्दर चलना है वीडियो पीपीसी में। जनरली वीडियो पीपीसी में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इतने इफेक्टिव नहीं रहते, हाई सर्च वॉल्यूम वाले मेन कीवर्ड जो होते हैं वो आपको रिजल्ट देते हैं। गॉट इट, थैंक यू।
थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं, एक क्लाइंट की प्रोडक्ट है और उसके ऊपर अभी क्या कहते हैं लॉन्चिंग स्टेज पे ये 50 रिव्यूज आ गए हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका वॉल्यूम 50,000 के की क्रॉस है और कुछ कीवर्ड उसके अंदर वो भी हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, उनका वॉल्यूम है 15,000 16,000। तो शुरू के अंदर अगर एग्रेसिव जाना है तो किस तरह इसके अंदर जाए? कुछ कीवर्ड है जिनका सर्च वॉल्यूम है 15,000 16,000। हेलो, जी आपने म्यूट कर लिया। आपने म्यूट कर लिया, मैं दोबारा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस मैम, अनम्यूट हो गया। कुछ कीवर्ड्स हैं मैम, उनका सर्च, कुछ कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 50 के क्रॉस है और कुछ का 15 16 के है और सारे कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट है। ठीक है, तो शुरू में अगर ठीक है। एग्रेसिव जाना है तो 50 के कीवर्ड्स को टारगेट करें या? अच्छा, आपकी आवाज अब कट गई, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ रही हूँ कि कुछ का सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है, कुछ का 15 में, कुछ का 50 प्लस पे, कुछ का 15 16 में है और सब सुपर रेलेवेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, वही जो बात मैंने अभी बताई थी कि आप कैटेगराइज करेंगे अपने कीवर्ड्स को इन डिफरेंट कैंपेन्स। अब ये सब कीवर्ड्स में भी फ्रेज के साथ भी चलेंगे और एग्जैक्ट के साथ भी चलेंगे, लेकिन आप इनको कैंपेन्स अलग अलग बना लेंगे। जो बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है उसको अलग कैंपेन में कर लें, लाइक जो 50,000 से ऊपर वाले हैं उनको एक कैंपेन में कर लें, शायद वो 2 3 या 4 कीवर्ड होंगे। और बाकी जो कीवर्ड्स हैं मे बी 20,000 से नीचे आप कर लें 10,000 तक में, उनको अलग कैंपेन में कर लें। फिर जो 10,000 से कम को उनको सेपरेट कैंपेन में कर लें। तो इस तरह से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं लेटर ऑन कि किस पर आपको किस तरह से इंक्रीज करनी है। बिड अगर इंक्रीज करनी है तो आप पर्टिकुलर हाई सर्च वॉल्यूम वालों पर फोकस कर सकते हैं, अगर आपने उन्हें अलग से टारगेट किया होगा। जब सब ये सब कैंपेन्स एक ही सब कीवर्ड्स एक ही कैंपेन में होंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको ज्यादा बजट बहुत हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जो है वो कंज्यूम कर जाए। क्यों? क्योंकि उनके गेस्ट बिड भी हाई होगी, तो कॉस्ट पर क्लिक भी हाई जा रही होगी, बजट भी वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, तो बाकी कीवर्ड को शायद उतना मार्जिन ही नहीं मिलेगा विजिबिलिटी का। तो इसीलिए आप कैटेगराइज कर लें इनको इन डिफरेंट कैंपेन्स में, आप उनको टारगेट कर लें। ठीक है, जी बिलाल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम मैंने क्वेश्चन कर लिया था, थैंक यू। ओके, वो ऑलरेडी हो गया। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैंने तो एक मतलब ये रिक्वेस्ट करने की थी कि आप थोड़ा मतलब स्लो बोल रहे हैं क्योंकि आप काफी स्पीड में बोल रहे हैं। ओके जी, ठीक है, मैं कोशिश कर रही थी वैसे तो बोलूं। तो दूसरा मैम, मेरी ये मतलब ये क्वेश्चन था कि मेरी एक प्रोडक्ट है वो नॉन ईसी प्रोडक्ट है, तो अभी मैंने लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करनी थी, तो उसके उस वाले से मेरा क्वेश्चन था कि अभी जो मैंने एसन जो है वो ये जो मतलब मैंने कीवर्ड निकालने हैं तो वो मतलब कितने
को जो है मैंने वो उनके रिवर्स एसन करके निकाले हैं। और अगर मैं लिस्टिंग क्रिएट करूँगा तो मैंने मतलब उनको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो अपनी जो प्रोडक्ट में देखे हैं वो टॉप 10 के जो है वो तकरीबन जो जितना भी वो है ना कंटेंट वो तकरीबन मिलता जुलता है, कुछ भी मतलब इतना खास डिफरेंस नहीं है उनमें ना। तो क्या मैं भी अच्छा। ऐसा कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट, मतलब थोड़ा सा ओके। आगे करके? अच्छा जी, इसमें ये है कि आप अपने 5-6 सेलर्स उठाएं। इसमें आप अपने कंपेटिटर भी उठाएंगे, टॉप सेलर भी उठाएंगे और दूसरे भी वो सेलर्स कुछ उठाएंगे जो मिलते जुलते हैं आप ही की प्रोडक्ट से, और उन सब पे आप मे बी 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, उन सब पर आप रिवर्स एसन अप्लाई करके कीवर्ड्स निकाल देंगे। एक चीज ये कि आप कितने सेलर्स पे निकालेंगे कीवर्ड्स। दूसरा ये कि कॉपी पेस्ट तो आप नहीं करेंगे, हाँ थोड़ी सी चेंजेस आप कर सकते हैं। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सबके कंटेंट सेम होता है, तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट सेम है तो हमने एक्चुअली उसमें कंटेंट में बात क्या करनी है, प्रोडक्ट के फीचर्स ही बताने हैं ना, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसको हाईलाइट करना है, तो ऑब्वियसली वो समहाउ सेम ही होगा सब जब प्रोडक्ट सेम है तो। लेकिन आप कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट उसको नहीं करेंगे, आप उसमें कुछ चेंजेस करके यूज कर सकते हैं उस कंटेंट को ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट तो एट द एंड सेम ही है ना। कॉपी पेस्ट लेकिन नहीं करें उसको आप। ठीक हो गया। थैंक यू। यही ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी वालेकुम सलाम। एक क्वेश्चन करना था। एक क्लाइंट मतलब रिसेंटली मेरा 20 दिसंबर का सेशन है, तो अभी रिसेंटली एक क्लाइंट गोरा हाथ में आया है, तो उसकी क्या कहते हैं जो नीश है ना वो हाई कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। एक प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया, उसकी 4 वेरिएशन है, तो और उसने 23 कैंपेन ऑलरेडी रन की हुई हैं अपनी पीपीसी के ऊपर, जिसमें से वो सिर्फ 7 चला रहा है और बाकी सारी बंद है। तो मैम दोबारा नई कैंपेन्स बनाऊं कि उन्हीं को कंटिन्यू करूं? हालांकि सिर्फ जो 7 चल रही है ना उन्हीं पे वो सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि 44 आ रहे हैं, एक पे 3 आ रहे हैं, एक पे 2 आ रहे हैं ऐसे। तो अब मैं अपनी नई कैंपेन्स बनाऊं कि उन्हीं को कंटिन्यू करूं, क्या करूं? देखिए सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि उन्हीं को ऑप्टिमाइज कर लें। अगर आप उन्हीं को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो इट्स गुड। या आप ये करें कि लाइफ टाइम का देखें, मे बी वो पिछले 4 माह से कैंपेन्स चल रही होंगी, तो आप देखें कि उन कैंपेन्स में जो आपको कन्वर्जन दे रहे हैं आप उनको ऑन रहने दें, बाकी कैंपेन्स को ऑफ कर दें, और फिर आप देखें कि कौन कौन सी यहाँ पर मजीद ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पॉट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं की हुई थी। फिर आप उन कैंपेन्स को क्रिएट कर लें साथ में, ठीक है। तो दो काम यहाँ पर आप करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे उनकी पुरानी कैंपेन्स को, और जहां जहां वो लैक कर रहे होंगे, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज नहीं की होगी या जिस कैंपेन को उन्होंने टारगेट नहीं किया होगा, आप उसको फिर साथ सेपरेटली नई कैंपेन में टारगेट करेंगे। मैम मैंने ये सोचा था कि मतलब हीलियम 10 से मैंने कीवर्ड निकाले हैं जो मोस्ट रेलिवेंट है, और साथ मैंने ब्रांड एनालिटिक्स से भी निकाले हैं और कुछ सर्च टर्म रिपोर्ट से निकाले हैं, मतलब जो बिल्कुल अच्छे हैं, बाकी मैंने उनको अलग सेपरेट किए। तो मैं उनकी कैंपेन्स बना लूं, उनकी कैंपेन्स बना के चलाऊं ना, जो नहीं बनाऊंगा मैं? आप नई कैंपेन आप नई कौन किन के लिए बनाएंगे? मतलब नई कैंपेन्स बनाने के लिए मैंने हीलियम 10 से मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड निकाले हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी आप ये देख लीजिएगा, ये भी तो हो सकता है कि जो कीवर्ड आपने निकाले हैं वो क्लाइंट पहले ही उन कीवर्ड पे काम कर रहा हो, वो पहले ही किसी कैंपेन में टारगेट हो रहे हो। हाँ जी, वो ना उसने नेगेटिव में डाले हुए हैं कई कीवर्ड, मतलब जो मैंने निकाले हैं वो उसने नेगेटिव में डाले हुए हैं। फिर जबरदस्त, फिर आप ये काम करें, फिर आप उसकी कैंपेन में उनको नेगेटिव से ना निकालें, जब उसने नेगेटिव में डाले थे, हमें नहीं पता क्या रीजन थी क्यों डाले थे। आप सेपरेटली एक कैंपेन बना लें और उनमें फिर वो कीवर्ड आप टारगेट कर लें, फिर फर्दर आप देखें कि क्या रिजल्ट देते हैं या नहीं देते हैं, फिर आप डिसाइड करें नेगेटिव में डालने का। मैं भी यही सोच रहा था कि उसने क्यों नेगेटिव में डाले, वो मुझे नहीं पता, मैं अपने डाल दूं ताकि मैं अपने रिजल्ट देखूं कि क्या थे। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करेंगे आप। ठीक है मैम। और मैम वीडियो क्या कहते हैं, वीडियो पीपीसी इसकी नहीं चली, लेकिन लिस्टिंग इसकी वेल ऑप्टिमाइज है। और एक और बात पूछनी थी कि इसके जो मेन वो टाइटल में करैक्टर है ना वो 198 है, उनको कम करने की जरूरत है कि नहीं है? कोशिश करें कि आप उनको 150 पे ले आएं। अच्छा 150 तक ले आऊं?
इससे इतने ठीक 150 आइडियल है, इससे कम करने की जरूरत तो नहीं। 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 150 से कम हो जाए तो इट्स गुड, लेकिन 150 से ऊपर ना जाए। चल ठीक हो गया वो 1, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ज़रा एफबीएम से रिलेटेड एक एडवाइस चाहिए थी आपसे कि मेरी बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं, तो अब मैंने उसमें पीपीसी ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, तो उस लाइक एक लिस्टिंग में लाइक 4 to 5 वेरिएशन है, तो उसमें मैं सारी वेरिएशन को भी टारगेट करूँ पीपीसी में, या जस्ट एक ही सबको को ले टारगेट लूँ? करें, सबको ऐड टारगेट कर करें आप, बिल्कुल सबको करें आप। अच्छा, और एक कैंपेन में मैं 2 टाइप की प्रोडक्ट्स रख सकता हूँ, या एक कैंपेन में एक ही प्रोडक्ट को टारगेट करके लेके चलूं? नहीं, आप अलग रखें, आप डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कैंपेन। हर प्रोडक्ट की एक कैंपेन बना दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा मैम, मैं ठीक ठाक। अच्छा मैम, मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रिलेटेड है इसके लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन के, कि मैंने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं अपने टाइटल में, जो हमारा मेन कीवर्ड्स है वो दो वर्ड का कीवर्ड्स है, क्या उसी कीवर्ड्स को मैं सर्च टर्म में यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट मेन कीवर्ड? नहीं, अगर वो मेन कीवर्ड आपने ऑलरेडी टाइटल में डाला हुआ तो फिर सर्च टर्म्स में उसको यूज़ ना करें। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो टाइटल बनाया है उसमें हमारी जो 3 की टीम है उसने कुछ वर्ड्स रिमूव करवाए हैं हमसे, वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा हमने ऑलरेडी डमी लिस्टिंग बना के वो अप्रूव करवाई हुई है, सब कुछ करवा लिया, उसमें जो एरर आया था 5 का वो भी क्लियर करवा लिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर टाइटल चेंज करके दोबारा टाइटल चेंज करता हूँ तो कैनोनिकल यूआरएल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? वो दोबारा हमें फिर केस ओपन करके उनके साथ ओपन करवाना पड़ेगा चेंजिंग, या फिर वो वैसे ही कैनोनिकल यूआरएल आपकी एक बार बन गई है ना, अब वो ठीक है, अब आप टाइटल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एज पर अमेज़न जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमें टाइटल चेंज करने के ऊपर ऑब्वियसली हमारा कैनोनिकल यूआरएल जो जनरेट हुआ अगेंस्ट पहले टाइटल के हुआ है। समटाइम ऐसा होता है कि वो चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्टली वो फिर वही रहेगा जो आपका पहले बना हुआ है। समटाइम चेंज भी हो जाता है, पॉसिबल कि हम अगर चेंज ना हो तो हम अमेज़न के साथ केस ओपन करके करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम चेंज करवा सकते हैं अपना यूआरएल, और क्रॉनिकल यूआरएल चेंज करने के लिए अमेज़न के साथ केस ओपन कर सकते हैं बिल्कुल, अगर वो चेंज हो जाए इन केस। जी मैं तीसरा क्वेश्चन था मेरे माइंड से निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी सेशन के एंड तक अगर जहन में आएगा तो आप दोबारा पूछ लें। ओके, ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये, एक तो पहले मैं बोर्ड कैंप दिसंबर का स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी पीपीसी स्टार्ट की थी। मेरा ना तो कोई क्लाइंट है और ना ही मैं अपनी कोई लिस्टिंग पे काम कर रहा हूँ। मेरा स्टडी के लिहाज से मेरा क्वेश्चन है ये कि जब हम पीपीसी जो हमारे कंपटीटर होते हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि हमारे स्पॉन्सर ऐड पे खुद से क्लिक कर करके हमारी जो बिड है उसका हमें आउट ऑफ बजट करते हैं? जी कर तो सकते हैं बिल्कुल। तो इसका कोई हल नहीं है? नहीं, इसका हल कोई नहीं है। अगर कोई ये चीज़ दे कर ले कि अब उसने आपको इस तरह से नेगेटिव करना ही है और आपको क्लिक्स करने ही है, लेकिन इतना ऐसा होता नहीं है कि कोई हमारे पीछे ऐसे हाथ धोके पड़ जाए कि वो आपको क्लिक कॉस्ट दिए जाए। लेकिन लेकिन हाँ ऐसा है, हो सकता है बिल्कुल जी। यानी अमेज़न इस तरह नहीं करता कि एक आईपी एड्रेस से सिर्फ एक क्लिक ही काउंट करेगा? नहीं ऐसा नहीं है, जितनी बार आपके स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग पे क्लिक होगा उतनी बार ही वो आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी। अच्छा, एक दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मेरे कंपटीटर ने बिड लगाई हुई है $1 की जी, और मैंने लगाई है 2 की ताकि मेरा स्पॉन्सर ऐड शो हो पहले नंबर पे, तो अगर मेरे पे क्लिक होता है
और उसके बाद अमेज़न मेरी जो बिड है वो उसके पूरी $2 ही कट करेगा या $1 से थोड़ी सी हाई कट करेगा लेकिन $2 नहीं करेगा? आपने $1 लगाई हुई है? नहीं, मैंने 2 लगाई हुई यानी हाई लगाई हुई है और मेरे कंपटीटर की 1 है। नहीं, तब जरूर, तब ऐसा, तब Amazon 2 आपसे तब चार्ज करेगा जब आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी में बिडिंग स्ट्रैटेजी फिक्स्ड रखी हुई है। जब फिक्स्ड बिड रखी होगी तब तो वो आपसे 2 ही चार्ज करेगा। जब डाउन ओनली रखी होगी तब मे बी वो आपसे सिर्फ $1 फ्यू सेंट्स चार्ज कर ले। सही, चलो ठीक है, शुक्रिया, यही मेरे क्वेश्चन। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि मैम जी। जब एक कीवर्ड है ना, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कीवर्ड है, एक रॉ कीवर्ड है ना, उसको मैं नेगेटिव एग्जैक्ट में टारगेट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है एक बीन्स है, तो रॉ बीन्स वो तो टारगेट नहीं होगा ना फिर। अगर आपने बीन्स को टारगेट किया है नेगेटिव में, नेगेटिव एग्जैक्ट में, जी जी, नहीं रॉ को तो रॉ टारगेट किया बीन्स, है, तो मेरी जो रॉ बीन्स में एक है ना, तो वो मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट आ रहा है, तो वो शो होगा फिर। अभी आपने बिलाल भाई अगर आप प्लीज खुद को म्यूट कर लें, आप अनम्यूट हैं तो। अच्छा, ऐसा है कि आप रॉ बीन को भी नेगेटिव में डाल रहे हैं, रॉ को नेगेटिव में डाल रहे हैं या सिर्फ बीन को नेगेटिव में डाल रहे हैं? रॉ को नेगेटिव में डाल रहा हूँ ना, तो रॉ बीन्स जो प्रोडक्ट है वर्ड कीवर्ड है वो भी टारगेट कर जाएगा नेगेटिव नेगेटिव एग्जैक्ट में। में डाल रहे हैं या नेगेटिव फ्रेज में डाल रहे हैं? नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल रहा हूँ। तो फिर रॉ बीन्स टारगेट नहीं होगा नेगेटिव में, रॉ बीन्स के अगेंस्ट आपकी एड स्पॉन्सर होगी। सही। और मैम ये कि स्पॉन्सर ब्रांड्स की तरफ जा रहा है ना, फॉर एग्जांपल जो है 5-6 प्रोडक्ट्स है ना, तो सारी 6 की 6 एक ही ना, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है ना। फॉर एग्जांपल एक हम कहेंगे साल्ट पाउडर है, एक हमारे पास टर्मेरिक पाउडर आ गया है, ठीक है, और इस तरह के ना नीश एक ही लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो जब स्पॉन्सर ब्रांड में प्रोडक्ट कलेक्शन की तरफ जाता हूँ ना मैं, तो मुझे 3 का ऑप्शन होता है, तो क्या मैं 3 प्रोडक्ट शो करवाऊँ या उधर सिर्फ एक प्रोडक्ट का शो करवाऊँ? क्योंकि ये होगा कि तीनों के कीवर्ड्स डिफरेंट हो गए ना मोस्टली, तो अगर तीनों के शो करवाऊंगा तो तीनों के कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, या एक प्रोडक्ट शो करवाऊंगा सिर्फ उसके कीवर्ड्स ही डाल दूंगा, यानी कि 6 हैं तो 6 स्पॉन्सर ब्रांड के प्रोडक्ट कलेक्शन की बना दूं। नहीं, अगर आपके पास वो 3 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो आप तीनों के अगेंस्ट चलाएं उसको। एक ही यानी कि कैंपेन में तीनों चलाऊं ना, प्रोडक्ट कलेक्शन में तीनों ही देखिए, एक टारगेट है करूं। आप बात कर रहे हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले की। स्पॉन्सर डिस्प्ले मतलब जहां पर आप अपनी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, स्पॉन्सर ब्रांड्स में ना प्रोडक्ट कलेक्शन जो होती है स्पॉन्सर ना, ब्रांड जिसमें में, हाँ, स्पॉन्सर ब्रांड में आप अपना पूरा स्टोर प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपकी सारी एसेंस आएंगी, सारी एसेंस होंगी एक ही कैंपेन में। नहीं, वो 3 का ऑप्शन देते हैं ना, यानी कि एक प्रोडक्ट कलेक्शन में स्पॉन्सर ब्रांड में प्रोडक्ट कलेक्शन जिसमें 3 प्रोडक्ट्स हम शो करवा सकते होते हैं मैक्सिमम जी ना। जी 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 जी। तो उसमें ना जी, तो उसमें ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा है ना, लेकिन के कीवर्ड्स ना डिफरेंट है ना सबके, तो ये है कि मैं सबको यानी कि 3-3 करके टारगेट करूँ ना, 3 एक में और 3 एक में, या एक-एक करके टारगेट करूँ सबके सेपरेट कीवर्ड से। नहीं, आप तीनों एसेंस वहां पर डाल देंगे और सबके कीवर्ड्स डाल देंगे वहां पर। सही सही, ठीक है, क्योंकि आप पूरा स्टोर अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आप अपने उन आइटम से अगेंस्ट जो भी कीवर्ड्स हैं आप सबको टारगेट करेंगे उसमें। सही। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनिशियली हम ना सजेस्टेड बिड थी ना वो अमेज़न की वो हाई है ना, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि सजेस्टेड बिड हमारा दे रहा है 1.5, अब हमने उस पे रन कर रहे हैं, मैं 1.3 पे रन कर रहा हूँ ना उस पे, तो एक दो वीक आया तो आगे ना तो स्पॉन्सर रैंकिंग स्टार्ट होगी। अब उसके बाद ना अमेज़न की सजेस्टेड बिड आ रही है ना, पहले मैंने सजेस्टेड बिड से कम रखी थी ना, 1.5 थी, मैंने 1.3 रखी और परफॉर्मेंस आ रही है। और एक वीक बाद अमेज़न सजेस्टेड बिड ही 0.9 आ गई है ना, तो मेरी 1.2 चल रही है या 1.3 चल रही है, तो क्या मैं से भी डाउन चला जाऊं फिर, या उसी पे चलता रहने दूं? अच्छा, आप उसमें देखिए सीपीसी, आप वहां पर देखेंगे सीपीसी का भी कॉलम होता है ना, सीपीसी में देखिए कि आपको क्या पड़ रही है, कॉस्ट पर क्लिक आपको 1.13 के आसपास पड़ी है, 0.98
के आसपास पड़ रही है। जो भी आपको सीपीसी पड़ रही है आप उसके करीब अपनी बिड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सीपीसी पड़ रही है 1.13 ही पड़ रही है तब आप रिड्यूस कर लें। इसका मतलब है कि यू आर द ओनली सेलर जो स्पॉन्सर हो रहा है, इसलिए जो भी आपने बिड रखी हुई है अमेज़न उसी पे आपको चार्ज किया जा रहा है और वो सजेस्टेड 0.99 कर रहा है। तो आप ट्राई कर लें 1.11 रख के या 1.01 रख के आप ट्राई कर लें। अब आप देखेंगे कि 1.01 पे आपकी एड स्पॉन्सर नहीं हो रही है, फिर आप अपनी बिड इंक्रीज कर लें। लेकिन अगर आप देखें कि 1.13 आपकी बिड है लेकिन सीपीसी आपको लाइक 0.75 पड़ रही है, अमेज़न आपको 0.99 सजेस्ट कर रहा है, तो उस वक्त भी आप अपनी बिड को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। बिड आप और रिड्यूस मैम करें। एक अगर वो आपको सजेस्ट करें लो बिड, आप लो बिड के साथ चलें। लो बिड पर करने के बाद अगर आपको लगता है कि अब आपको स्पॉट नहीं मिल रही है, अब आप नजर नहीं आ रहे हैं, उस वक्त अपनी बिड को वापस इंक्रीज कर लें। यानी कि मैम अगर परफॉर्म ठीक कर रही थी ना, कि यानी कि 1.3 पे भी अकाउंट जो था वो मेरा ब्रेक इवन से नीचे ही था, तो फिर भी मैं लोअर कर दूं? फिर आप ऐसे करें, बिल्कुल कुछ सेंस रिड्यूस करके सिर्फ देखिए। सही मैम। 1.13 है ना, तो आप इसको लाइक 1.09 करके देखें। सही मैम, सही। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हीलियम 10 में जो स्पॉन्सर रैंक है ना, अगर इसके अक्रॉस वो उन कीवर्ड्स पे हम बिड्स चलाएं जिनमें स्पॉन्सर रैंक हमारा बहुत इम्प्रूव्ड है, तो ये बेटर चलेंगी? जी, आपका बहुत इम्प्रूव है। यस मैम, अगर स्पॉन्सर रैंक है ना जो मेरा है फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स पे, कुछ कीवर्ड्स आप कह रहे स्पॉन्सर्ड रैंक हीलियम से आपने अपना निकाला? यस मैम, और वो इम्प्रूव्ड है ना, और उन पे अगर मैं सेपरेट कैंपेन चलाऊं तो वो बेटर चलेंगी? पे चलाइए। हेलो हेलो, जी मैम। आपने रिवर्स एसिड अपने एसिड पे चलाई है या कंपटीटर के एसिड पे चलाई है? अपने एसिड पे चलाइए ना, क्योंकि मैंने कैंपेन्स बनाई थी ना क्लाइंट को, ये है ना उसको, यानी कि अच्छा उसने पहले नहीं, उसमें ये अच्छी चीज है कि आप ऐसा करें कि स्पॉन्सर्ड रैंक इम्प्रूव है। इसका मतलब ये है कि आप इन कीवर्ड्स पे रैंक हुए हुए हैं। जब उन पे रैंक हुए हुए हैं तो आपको दोबारा से तो उन कीवर्ड्स को टारगेट करने की जरूरत नहीं है पीपीसी पे। हाँ, वीडियो कैंपेन में आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। वीडियो कैंपेन में आप इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करें, कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को निकालें और उन सब कीवर्ड्स से अगेंस्ट आप अपनी वीडियो पीपीसी चला रहे हैं। सही। अगर वीडियो पीपीसी ना या हो भी जो आपकी करंट कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है ना, आप उसमें वो कीवर्ड्स ऐड करके देख सकते हैं कन्वर्टिंग। सही सही तो वीडियो पीपीसी अगर नहीं है और आप ऑलरेडी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर रैंक हुए हुए हैं स्पॉन्सर्ड के लिए, तो उन्हीं रैंक कीवर्ड्स को दोबारा से नए कैंपेन में टारगेट करने का फिर कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो ऑलरेडी टारगेट हैं और सेल्स बना रहे हैं तो फिर सेपरेटली नए सिरे से क्यों टारगेट करना है आपने? पुरानी कैंपेन्स में वो नहीं थे ना। पुरानी कैंपेन में नहीं है, लेकिन स्पॉन्सर्ड रैंक आप कह रहे हैं उनका नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा है। यस मैम। स्पॉन्सर्ड रैंक पे तो तभी नजर आएंगे ना जब उन पे आपकी कैंपेन चल रही है। जो मैम पीपीसी में कोई कीवर्ड आपने डाला ही नहीं हुआ तो उसका स्पॉन्सर्ड रैंक कैसे नजर आएगा? क्लाइंट की लिस्टिंग है हाँ, ना, तो ये काफी हो ओल्ड सकता थी है, ना। ये हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्ड रैंक इसीलिए उसका नहीं, उसमें ये ऑप्शन हो सकता है कि वो ऑटो कैंपेन के थ्रू एक्चुअली वो रैंक हुआ है वो कीवर्ड। यस मैम, ये हो सकता है। तो फिर आप उसको सेपरेटली टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल, फिर आप उसको सेपरेटली भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि उन ऑटो कैंपेन से वो कन्वर्टिंग कीवर्ड को जब मैनुअल में लेकर जाएंगे तो ऑटो में उसको नेगेटिव ना डालिए, ऑटो में उसको ऐसे चलने दें जैसे वो चल रहा है। सही मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरे तो थोड़े से सवाल थे। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जैसे जब मैं कैंपेन्स रन करता हूँ पीपीसी के, और अगर कोई कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, उसकी एकॉस अच्छी होती है, सेल्स हिस्ट्री अच्छी होती है, तो मैं यूजुअली ये करता हूँ कि उसकी प्लेसमेंट इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे 15% कर दी, 20% कर दी। लेकिन मैं आप मुझे थोड़ी इनसाइट्स दे सकती हैं कि कब हमें प्लेसमेंट्स इंक्रीज करनी चाहिए और कब हमें बिडिंग स्ट्रेटजीज इंक्रीज करनी चाहिए? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कब कौन सी चीज हमें यूज करनी चाहिए? प्लेसमेंट हमें तब यूज करनी चाहिए जब आपको पता है कि आप की ज्यादा सेल्स आ रही है टॉप ऑफ सर्च से, लेकिन आप कि एक्चुअली
सेल्स ज्यादा टॉप ऑफ सर्च से आ रही है लेकिन अच्छा कॉज आपको प्रोडक्ट पेजेस पे मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको अच्छा रिजल्ट प्रोडक्ट पेजेस से मिल रहा है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज लगानी चाहिए। टॉप ऑफ सर्च पे सेल्स जब आपको आती है तो बड़ी हाई कॉस्ट पर आती है, उस पर सीपीसी बड़ा हाई है या कॉस्ट बहुत हाई है। इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे फोकस करना चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट पेजेस पे फिल्टर लगाऊंगी, मतलब वहां पे परसेंटेज लगाऊंगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रोडक्ट, मैंने प्लेसमेंट को तो छेड़ा ही नहीं आज तक, सब 0% है, लेकिन बिडिंग स्ट्रैटेजी मेरी डाउन ओनली है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा स्लाइटली ओवरऑल उस कैंपेन के अगेंस्ट अकॉस्ट जो वो हाई जा रहा है, अकॉस्ट मेरा हाई जा रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि सेल्स मेरी आ रही हैं लेकिन समहाउ अच्छी सेल्स नहीं है, मतलब बहुत कम स्पेंड हो रहा है और सेल्स बहुत कम आ रही हैं, तो मुझे लगता है मुझे अपनी बिड इंक्रीज करनी चाहिए। तब मेरे पास एक सिनेरियो है कि यहाँ मैं बिड इंक्रीज कर लूँ, तो मैं कहूँगी कि अच्छा ओवरऑल बिड इंक्रीज करने से बेहतर है या तो मैं प्लेसमेंट में देख लूँ कि जितनी सेल्स मेरी बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, मैं उस प्लेसमेंट पे परसेंटेज लगा देती हूँ कि ओके मैं अभी करंट बिड से इतने % हाई बिड पे करने पर विलिंग हूँ जब मेरी एड इस जगह पे स्पॉन्सर हो, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली पास्ट में मुझे सेल्स इसी जगह से आ रही हैं। एक ऑप्शन मैं ये यूज करूंगी। दूसरा मैं देखती हूँ कि सेल्स मुझे प्लेसमेंट में जिस भी स्पॉट से आ रही है, अकॉस्ट कहीं पे भी अच्छा नहीं है, अकॉस्ट तो सबका 40% से ऊपर है, तो क्या मुझे वहां पर परसेंटेज लगानी चाहिए? अब मैं वहां पर परसेंटेज नहीं लगाऊंगी, अब मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी को मैं भी अप एंड डाउन कर दूं कि ओके जब कन्वर्जन की चांसेस हो तो अमेज़न मेरी बिड थोड़ी सी इंक्रीज कर दे। अब मैं डाउन ओनली से अप एंड डाउन पे चली जाऊंगी जब मैं देखूंगी कि प्लेसमेंट में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है ही नहीं मेरे पास, लेकिन एज सुन एज अगर मेरे पास प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटी है तो फिर आई विल गो फॉर प्लेसमेंट। ओके, अच्छा मैम एक और सवाल है ये, जैसे एक कीवर्ड है जिस पर अच्छी सेल आ रही है तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी बिड्स इंक्रीज करते हैं, 5 सेंट 10 सेंट्स इंक्रीज करते हैं। तो अगर एक कीवर्ड है जिस पे काफी अच्छी सेल्स आ रही है, डेली सेल्स आ रही हैं और उसकी बिड भी नॉर्मल है, तो क्या हमें उसकी बिड इंक्रीज करनी चाहिए या उसकी बिड को वहीं पर रहने देना चाहिए जहाँ पर जिस तरह वो है? अच्छा देखिए, अगर तो वो आपको अच्छी सेल्स देगा और कॉस्ट भी डिसेंट है तो आप उसको चलकर रहने दें, वैसे बिड इंक्रीज ना करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अब आप मे बी आपका ब्रेक इवन था 30% और आप 20% पे सेल्स ला रहे हैं और बिड भी आपकी सजेस्टेड बिड से लो रखी हुई है, तब आप स्लाइटली से इंक्रीज कर लें उसको, और थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद आप देखें कि क्या रिजल्ट बेहतर हुए हैं, सेल्स बेहतर हुई हैं। अब सेल्स बेहतर हुई हैं लेकिन कॉस्ट जो है वो भी फ्लक्चुएट करेगी, वो भी बढ़ गया है, तो सेल्स मेरे सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे सिर्फ 2 बढ़े हैं जबकि कॉस्ट की परसेंटेज मेरी 10% बढ़ गई है, तो इसका मतलब मैं लो बिड पे ठीक थी, मैं वापस बिड रिड्यूस कर दूंगी। तो बिड यू कैन इंक्रीज लेकिन सेंट्स में इंक्रीज करें, स्लोली इंक्रीज करें, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते रहे, कॉस्ट बेहतर रहे तो आप इंक्रीज करते जाएं, अदरवाइज फिर आप लो बिड पे यू आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ सेल्स एंड डिसेंट कॉस्ट तो फिर आप इंक्रीज ना करें बिड। प्लस आप ये भी देख लेना कि उस कीवर्ड का रैंक क्या है, अगर वो कीवर्ड ऑलरेडी रैंक है तो आपको बिड इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो रैंक है, आप टॉप पे नजर आ रहे हैं और कन्वर्जन हो रही है, तो इट्स गुड, आप अच्छे कॉस्ट पे सेल्स बनाएं विद लो बिड। सही है जी। अच्छा मेरा एक और सवाल था कि जो पोटेंशियल कीवर्ड्स होते हैं हमारे, जो जिन पर सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं, हाईएस्ट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, तो इन कीवर्ड्स को हम लोग किस तरह यूटिलाइज करें? क्योंकि मैंने काफी दफा ट्राई की है कि जो मेरे हाईएस्ट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं उनको मैं एग्जैक्ट कैंपेन्स में ले जाऊं और हाई बिड पे रखूं और बजट भी थोड़ा ज्यादा रखूं, लेकिन इसका कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि क्या होता है जो जिन पे हाई पोटेंशियल होती है, कम्पिटिटिव बहुत कीवर्ड होते हैं, उन पे बिड भी हाई लग रही होती है, तो अगर वो आपको फ्रेज में कन्वर्जन अच्छी दे रहे हैं तो इट्स गुड अगर आप उसको एग्जैक्ट में टारगेट कर लेते हैं ताकि आप पर्टिकुलर उन कीवर्ड के अगेंस्ट ज्यादा सेल्स बना सकें। लेकिन अगर वो आपको फ्रेज में कन्वर्जन दे रहे हैं, एग्जैक्ट में नहीं देखे, तो देयर इज नो थंब रूल या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मस्ट नहीं है कि भाई नहीं आपको एग्जैक्ट चलाना ही चलाना है। भाई नहीं चलाएं, क्यों नहीं चलाएं? क्योंकि मेरा कीवर्ड जो है वो अच्छी कन्वर्जन नहीं देता मुझे एग्जैक्ट मैच टाइप में, फ्रेज में देता है, तो आई विल गो फॉर फ्रेज। ट्राई हम करते हैं सब मैच टाइप्स को, लेकिन स्टिक हम उस कैंपेन के साथ रहेंगे, उस बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ रहेंगे, उन कीवर्ड्स के साथ रहेंगे जो हमें सेल्स दे रही हैं। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट पे जाएं, आप ना जाएं। अगर वो आपको हाई कॉस्ट देता है, वहां पर कन्वर्जन अच्छी नहीं रहता, तो लेट देम मूव इन फ्रेज कैंपेन।
सही है, तो मतलब कि हम लोग ट्राई कर लें एग्जैक्ट में जाने की, और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो हम लोग फ्रेज पे ही बिल्कुल रहें। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग के सेम कीवर्ड अगर हम 2 अलग अलग कैंपेन्स में रन कर रहे हैं तो वो आपस में compete करते हैं? सॉरी, अगर हम लोग एक सेम कीवर्ड 2 डिफरेंट कैंपेन्स में रन कर रहे हैं तो वो दोनों कीवर्ड्स आपस में compete करेंगे एक नहीं वो दूसरे के आपस साथ? में compete नहीं करते हैं। ओके। नहीं, आपस में compete नहीं करेंगे। You can target the same keyword in different campaigns with different match types. हाँ, लेकिन ये जरूर होता है समटाइम क्या होता है कि एक कीवर्ड आपको, इसका ये मतलब नहीं वो आपस में compete कर रहे हैं, लेकिन इस तरह होता है कि एक कीवर्ड एक कैंपेन में बड़ा अच्छी सेल्स दे रहा है अच्छे कॉस्ट के साथ, दूसरे में वो बहुत अच्छी सेल्स नहीं दे रहा, कम सेल्स दे रहा है, लेकिन कॉस्ट समहाउ ठीक है, चलने दे दोनों कैंपेन पे। लेकिन ये भी हो सकता है किसी एक कैंपेन में अच्छी सेल्स दे रहा है, दूसरे में सिर्फ वो कॉस्ट दे रहा है, हाई कॉस्ट दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं वो यहाँ पर हाई कॉस्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां पर दे रहा है, वो आपस में क्लैश कर रहे हैं। क्लैश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई आपका ये कीवर्ड इस स्पॉट पे आपको अच्छी लो बिड पे आपको रैंक हो चुका है, या आप उसने इतनी स्पेस बना ली हुई है, तो फिर आप उसके साथ काम करेंगे। जहां पर वो स्पेस नहीं दे रहा आपको या आपको हाई कॉस्ट पड़ रही है उसको ऑफ कर दें। लेकिन आप सेम कीवर्ड को मल्टीपल मैच मल्टीपल कैंपेन्स आप टारगेट कर सकते हैं डेफिनेटली। सही है, सही है। ओके, ठीक। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, अब हम जरा क्विकली वाइंड अप करेंगे। अगर कोई चैट में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वहां पूछ ले, क्योंकि हमें इसे अब समराइज करना है। तो क्विकली प्लीज, अब जो भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप लोग एक एक क्वेश्चन पूछ लें। जी जी फरहान, आप अनम्यूट हैं। समाहा जी, वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि एक लिस्टिंग है वो जो है उसका कंटेंट दोबारा से चेंज किया तो वो जो है वायलेशन में चली गई। तो अब जो है अमेज़न के साथ केस ओपन करने के लिए क्लाइंट ने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि अमेज़न पहले कहता है कि आप इसको रिमूव करें लिस्टिंग को। तो अब वो लिस्टिंग रिमूव हो गई, तो अब उसका क्या किया जाए? उसको हम रीलॉन्च कर सकते हैं? क्योंकि मैंने खुद चेक किया है, उसके कंटेंट में 100% गारंटी लिखा हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से जो है वो वायलेशन आई है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, अगर आप अमेज़न की गारंटी का वर्ड वैसे इस तरह की वायलेशन में नहीं आता कि वो आपको लिस्टिंग ही ब्लॉक कर दे। ये आपने कोई ऐसी टर्म यूज़ की होगी जो वर्ड एक्चुअली कॉज करते हैं आपको लिस्टिंग सस्पेंशन के। वो वर्ड इस तरह के हो सकते हैं, मे बी आपने मटेरियल में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया, केमिकल्स का, नॉन टॉक्सिक का, बायोडिग्रेडेबल और एंटी एग्जैक्टली। अगर कोई वर्ड ऐसा आपने यूज किया है जो एंटी से स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली वो वर्ड फिर वो प्रोडक्ट का मतलब वो काम है एंटी लाइक डिफॉगिंग और एंटी फॉग इस तरह तो का फिर है। देखिए जरूरी नहीं होता है कि हम एंटी वर्ड यूज करें। एंटी एक्चुअली वो वर्ड है जहाँ पर अमेज़न का एल्गोरिथम ट्रिगर कर लेता है और आपको आपके वो डाल देता है साइट पर आपके लिस्टिंग को। इसका सोल्यूशन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये भी तो होता है ना कि आप उसको क्या कह सकते हैं, मतलब एंटी डस्ट है अगर, ठीक है, तो आप डस्ट प्रूफ भी कह सकते हैं, ये डस्ट रेजिस्टेंट भी कह सकते हैं, बजाय से कि आप एंटी का वर्ड यूज करें। तो कोशिश करें एंटी का वर्ड अवॉइड करके इसका सिनोनिम आपको यूज करना है। और गारंटी का वर्ड हम यूज कर सकते हैं 100% गारंटी। गारंटी का वर्ड जो है ये आपका ये जरूर हम कह सकते हैं कि बैकएंड में अमेज़न इसको नेगेटिव आपको इस पर नेगेटिव रैंक कर रहा होता है। एक्चुअली मतलब क्या है, आपको पेनलाइज कर रहा होता है ऐसे वर्ड यूज करने पर। लेकिन गारंटी के वर्ड पे अमेज़न आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक या सस्पेंड नहीं कर देता। सस्पेंड सिर्फ वो इस तरह के वर्ड यूज करने पर करता है जहां पर
Hello. 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 जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी अब आवाज आ रही है। जी अब आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब इसका क्या किया जा सकता है? इसको दोबारा से रीलिस्ट किया जाए? अमेज़न के साथ केस तो ऑलरेडी ओपन है। आपने अपनी पुरानी लिस्टिंग डिलीट कर दी है? जी वो रिमूव क्लोज शायद कर दिया या रिमूव कर दिया कुछ इस नहीं नहीं बस हाँ नहीं नहीं वो आपकी सेलर सेंटर में मौजूद तो है ना? जी जी एग्जैक्टली वो वहां पे है सही। नहीं अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ वो वर्ड्स आप देखें जो आपने एंटी का यूज किया हुआ है, उन वर्ड्स को रिमूव करके अमेज़न को आप रिप्लाई करें कि मैंने इस तरह के जो भी कोई फॉरबिडन वर्ड्स थे उनको मैंने रिमूव कर दिया, तो प्लीज आप चेक करें मेरी लिस्टिंग में मेरे कंटेंट में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये टेम्पलेट के थ्रू किया था तो ठीक है, तो अगेन वो टेम्पलेट रिइंस्टेट हो के जाती है। आप उस जी केस जी के तो ये थ्रू आपकी टेम्पलेट वही के लिस्टिंग थ्रू डीएक्टिवेट हो जाएगी। जी तो ये टेम्पलेट के थ्रू ही रिमूव करके दोबारा टेम्पलेट अपलोड कर दें। बिल्कुल आप टेम्पलेट के थ्रू भी कर सकती हैं। आप वो फ्लैट फाइल अब डाउनलोड करें उसके थ्रू भी अपलोड कर सकती हैं। बैकएंड पे देखें अगर अपडेट होता है तो बैकएंड से कर लें। अगर बैकएंड से चेंज करने के बाद नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है चेंजेस तो फिर आप उसको फ्लैट फाइल के थ्रू कर लें अपडेट। ठीक है, तो बेसिकली इस ये जो लिस्टिंग है इसकी इसको रैंक कराना चाहते हैं, तो अगर हम इसको रीलॉन्च करें तो क्या ये हनीमून पीरियड इसको मिलेगा? इस पे हम गिव अवेज वगैरह कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेगा ना, जब आपकी लिस्टिंग लाइव होगी तो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका लॉन्च पीरियड वहां से स्टार्ट होगा जब आपकी लिस्टिंग लाइव जाएगी। अभी तो आपकी लिस्टिंग लाइव गई नहीं ना। ये लिस्टिंग 3 मंथ्स ओल्ड है और इस पे तकरीबन 75 ऑर्डर्स थे उसके सिर्फ। ओके तो इसको दोबारा से रीलॉन्च ओके हम कर ओके सकते ओके हैं और ओके जी जी नहीं आप गिव अवेज तो भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ हनीमून पीरियड तो ऑब्वियसली वो 3 महीना बाद तो नहीं होता ना। अब आप उसको थोड़ा सा जो रिकमेंडेड चेंजेस हैं जो आपको लग रहा है कि एक्चुअली ये आपने यहाँ पर मिस्टेक की हुई थी, इनको रिमूव करें, उसको एक्टिवेट करवाएं लिस्टिंग को वापस। और बाकी ये कि गिव अवेज तो आप कर सकती हैं, भी गिव अवेज आप कर सकती हैं और पीपीसी को भी थोड़ा एग्रेसिव लेकर जा सकती हैं वापस सेल मोमेंटम जो है वो अचीव करने के लिए। यानी अगर हम रीलॉन्च कर भी लें तो भी इसको हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा, वो हम ऐड टू कार्ट नहीं चला सकते इस पे। आप ऐड टू कार्ट चला सकते हैं। हनीमून पीरियड आप किस चीज को कह रही हैं? वो होता है जब आपकी लिस्टिंग लाइव गई है, आपकी नई लॉन्च है। ये आपकी नई लॉन्च तो नहीं है, आपके पुराने लॉन्च है, लेकिन आप ऑब्वियसली यहाँ पर गिव अवेज भी कर सकती हैं। आप यहाँ पर इंस्टा के थ्रू भी सेल्स ला सकती हैं, आप एग्रेसिव पीपीसी पे भी जा सकती हैं और आप मतलब जो भी आप स्ट्रैटेजीज मल्टीपल अप्लाई करना चाह सकती हैं, यू कैन डू। क्योंकि इस पे सेल्स लिटरली जीरो है, कोई सेल नहीं आ रही, तो इस पे मैं रिव्यू किस वेलोसिटी से लेके आऊं? रिव्यू का परसेंटेज वही रहती है जो रिकमेंड की गई है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी सेल्स आ नहीं रही है तो रिव्यू कैसे लेकर आएंगे? एक भी ऑर्डर नहीं, रिव्यू किस पे लेकर आना है? तो अगर पहले तो आप के सेल्स तो पे हम काम करें ना, जब सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद फिर आप रिव्यूज पे कर सकते हैं। रिव्यूज की परसेंटेज तो वही रहेगी जो आपकी 4% रिकमेंड की गई है, 3% रिकमेंड की गई है, वही रहेगी। लिस्टिंग आपकी 3 माह पुरानी है या 1 साल पुरानी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बिल्कुल लिस्टिंग लाइक डिलीट करके अपनी इन्वेंटरी को रिकॉल करके एक नई लिस्टिंग बनाए बिल्कुल नई लॉन्च की तरह, तो वो भी काम नहीं बिल्कुल करेगा? ऑब्वियसली वो आप कर सकती हैं, वो फिर आप बिल्कुल नए सिरे से इसको लॉन्च करेंगे तो एंड जो यस दिस इज इन्वेंटरी डूएबल, आप होगी कर सकते हैं। अमेज़न में उसका क्या करेंगे? लाइक 120 यूनिट्स पड़े हैं अमेज़न में वेयर हाउस में, तो उसका क्या करेंगे? उसको कैसे वापस अपने वेयर हाउस में भेजेंगे हम?
ये तो मतलब आप उसे रिकॉल करना चाह रही है ना, तो वापस कैसे भेजेंगे? आप उसको रिकॉल करेंगे पहले अपने एड्रेस पे, अगर वहां पर आपका कोई वेयर हाउस है वहां पर उसको भिजवा लें, कोई आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड एंड फैमिली या उनका वो आपको स्पेस देते हैं, आप उसका एड्रेस डाल के वहां पे रिकॉल करवा लें। अदरवाइज फिर आप उसको जहां पर आप मौजूद है वहां पर रिकॉल करवा लें, दोबारा फिर आप शिपिंग प्लान बना के, नई लिस्टिंग बना के, नए एक शिपमेंट प्लान बनाएंगे, उसे उसके थ्रू आप सेंड करेंगे उसको। ठीक है चलिए सही है। अब वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी आप रिकॉल करके नए सिरे से करें, पुराने लिस्टिंग पे आप काम कर सकती हैं, आप डिफरेंट यही स्ट्रैटेजी टेक्निक यूज करें एडवर्टाइजिंग की और रैंकिंग की, तो आप उसको स्टेबल कर सकती हैं। उसके लिए थोड़ा सा सेल्स बना पीपीसी को सकती हैं एक्सप्लेन कर दें कि मैं पीपीसी को फाइन ट्यून कैसे करूं। काफी सारी की वो चल रही हैं कैंपेन्स और इसमें 120 आ रहा है एक और, तो ऑलमोस्ट लास्ट 2 आवर्स से सेशन चल रहा है। आप अभी वीपीसी में अपलोड हो जाएगा, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। ये काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जाता है। चलिए थैंक यू, काइंडली इसको अपलोड करवा दीजिएगा क्योंकि पुराने सेशंस अपलोड नहीं ये हो रहे। 2 दिन में हो जाता है। नहीं सब अपलोड है, ऐसा कोई सेशन नहीं है क्वेश्चन आंसर का पीपीसी का जो भी अपलोड ना हुआ हो। चलिए मैं चेक कर लूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके जी, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। जी क्वेरीज जो चैट में आ रही मैं वो ले लेती हूँ। कैनोनिकल यूआरएल हमारा बिल्कुल टाइटल से ही रिलेट करता है, क्योंकि डमी लिस्टिंग स्टेज पर बिल्कुल हम ये बनाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके टॉप 5 कीवर्ड्स हैं उनको आप एज इट इज डाल देते हैं। टॉप 5 कीवर्ड में ऐसा नहीं करेंगे कि आप डुप्लीकेट वर्ड रिमूव कर दें। जो भी आपके सुपर रेलेवेंट 5 कीवर्ड हैं उनको आप एज इट इज डाल देंगे। नो नीड टू ऐड ब्रांड नेम और पैक साइज और डायमेंशंस, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो 5 कीवर्ड डालें, लिस्टिंग क्रिएट कर लें, आपको कैनोनिकल यूआरएल बन जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग लाइव डालने से पहले जब आप ऑप्टिमाइज कंटेंट डालते हैं फिर आप रिवाइज करते हैं अपने टाइटल को। अच्छा, वीडियो कैंपेन की स्ट्रैटेजी क्या है? वीडियो कैंपेन में आप अगर तो आपके पास ऑलरेडी को पुरानी कैंपेन चल रही है प्रोडक्ट टारगेटिंग से रेलेवेंट, उन सब कीवर्ड्स आप सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और कन्वर्टिंग कीवर्ड से अगेंस्ट आप वीडियो कैंपेन चला देंगे। वीडियो कैंपेन आप फ्रेज भी चलाएंगे, एग्जैक्ट भी चलाएंगे और ब्रॉड भी चलाएंगे। 3 डिफरेंट कैंपेन्स चलाएंगे। फिर हम स्टिक सिर्फ उस कैंपेन के साथ रहेंगे लेटर ऑन जो हमें सेल्स ला कर दे रही होगी। न्यू सेशन बीबीसी में बिल्कुल अपलोड हो रहे हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि नया जो कोर्स आने वाला है पीपीसी का, वो एक नया वीबीसी आपको उससे क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे, उसमें अपलोड होगा। तो वो इंशाल्लाह कुछ अरसे में लॉन्च हो जाएगा। फिर आप वहां पर लेटेस्ट जो स्ट्रैटेजी है पीपीसी की वो भी देख सकेंगे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है लॉन्च, लेकिन उस तरह से ही है कि आप डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट प्राइस पे, आप किस हद तक एग्रेसिव उस पर जा सकते हैं, कितनी ज्यादा कैंपेन्स आप उस पर लगा सकते हैं, कितना ज्यादा बजट आपके पास है। अदरवाइज यूएस में एक्सपेंसिव है, उसके बाद यूके में, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ऑस्ट्रेलिया कनाडा यहाँ पर महंगी नहीं पड़ती है, मतलब इट्स अफोर्डेबल। और इवन हम पीपीसी से लॉन्चेस कर लेते हैं एमपीएल में। आतिफ भाई के जो रिकॉर्डेड सेशन है वो बिल्कुल वो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ न्यू बीबीसी की, उसमें अपलोड होंगे। अभी इसमें आतिफ भाई का सेशन अपलोड नहीं है। कॉस्ट को मैनेज करने का वही तरीका होता है जो कि आप कह रहे हैं कि वो कम्पिटिटिव नीश है, तो नीश कोई भी है, कॉस्ट को मैनेज करने का तरीका यही है कि आप कैंपेन्स को अपनी ऑप्टिमाइज करते रहें। और ऑप्टिमाइज भी हम इसी बेस पर करते हैं कि अगर इफ यू आर गेटिंग लाइक मोर देन 10 क्लिक्स ऑन अ स्पेसिफिक कीवर्ड और रेसिन और जिस आपको सेल नहीं आ रही तो आप उसको नेगेटिव में डाल दें। और इसी तरह से ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको बहुत हाई कॉस्ट पे सेल्स दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप बिड लो कर दें। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एक्चुअली कॉस्ट नहीं चलाने के लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं कैंपेन्स को। और ऑप्टिमाइज किस तरह से करते हैं कैंपेन्स को, ये हम ऑलरेडी डिटेल में काफी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, कॉस्ट अगर बहुत हाई है तो आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शट डाउन कर दें। शट डाउन कैंपेन करने, किसी भी कैंपेन को शट डाउन करना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जब आप उसको किसी भी तरीके से या कंट्रोल ना कर पा रहे हो, या वो आपको सेल्स ना दे रहा हो, या सेल्स दे रहा बहुत हाई कॉस्ट पे दे रहा हो, तब आप उसको जाके शट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ ऑप्टिमाइज करते रहें, बिड लो कर ले, बिडिंग स्ट्रैटेजी को एग्रेसिव से लो कर लें, लेकिन शट डाउन ना करें। अच्छा, वीबीसी ऐसा नहीं है कि फ्री में डिफरेंट मटेरियल पड़ा हुआ और जो पेड वीबीसी उसमें डिफरेंट मटेरियल पड़ा हुआ। वीबीसी इज सेम, जो अगर आप पे करके इसको ले रहे हैं या आपको फ्री में मिला हुआ, तो वीबीसी एक्चुअली इज सेम। सिर्फ जो हम अब काफी सारे जो नए कंटेंट डालने जा रहे हैं वो अपडेट हो जाएगा जल्दी, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है आपको ये मिलेगा। और अभी जो आप बात कर रहे हैं कि सर्च टर्म रिपोर्ट हम लेते हैं, उसको अब किस तरह से हम लोगों को ऑप्टिमाइज करना है, तो स्टडी किस तरह से करना चाहिए, या नेगेटिव टारगेटिंग कैसे करनी चाहिए, प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे करनी चाहिए, ऑटो कैंपेन। बेसिक क्वेश्चन है कि जी कैंपेन क्रिएट जब हमारे फर्स्ट डे है तो आपने किस तरह से अपना कैंपेन बनानी कैसे है। तो आप अगर देखें तो वीबीसी में पीपीसी के सेक्शन में मे बी शायद 15 मिनट्स की वीडियो है कि आपका पीपीसी, लेस देन 15 मिनट्स की एक्चुअली, कि आपका पीपीसी स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए। तो एक बार इसे गो थ्रू कर लें, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, वो सारे क्वेरीज आपकी आंसर हो जाएंगी जो मैं अभी देख रही हूँ कि सेशन में बहुत बार रिपीट की गई और अभी भी आप पूछ रहे हैं चैट में। तो ये आपको मिल जाएंगे वीबीसी में, आप हाउ टू एनालाइज सर्च टर्म एडवर्टाइजिंग सिस्टम रिपोर्ट। अगर आप ये टॉपिक सिर्फ ये वीडियो देख लें तो ये आपको बता देगी कि किस तरह से आपको स्टडी करना है डाटा को। बाकी किस तरह से एसिंग टारगेटिंग करनी है, इस पर अलग वीडियो बनी हुई है। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, काफी उसमें वो आपको हेल्प करेंगे। जी ऐसा ही है, आपको 1 कीवर्ड डालना है 1 बुलेट पॉइंट में। ठीक है, अब आप लोग आपस में शायद चिट चैट कर रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक इवन कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? बस मैं ब्रेक इवन पे, बल्कि मैंने देखा ये क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है, मैं कल इस पे वीडियो बना के होपफुली डाल दूंगी, अदरवाइज आप इसको परसों चेक कर लेंगे तो वीबीसी में मौजूद होगा हाउ टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन कॉस्ट। तो यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि जो आपकी प्राइस होती है, प्राइस में से आप माइनस करेंगे आपकी कॉस्ट, जो भी आपकी सारी कॉस्ट है आप उसको माइनस कर लें, ठीक है। और माइनस करके जो आपके पास उस कॉस्ट में क्या क्या माइनस करेंगे, आपकी एफबी फी माइनस होगी, आपकी शिपिंग कॉस्ट माइनस होगी अमेजोन के वेयरहाउस पहुंचने तक, और उसके बाद अमेजोन फी, सब कुछ माइनस करके अब जो आपके पास प्रॉफिट बच गया ना, उस प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, ये होगा आपकी ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन लेट्स से आपको 30% आया, आपने प्रोडक्ट प्राइस में से सारी कॉस्ट माइनस कर दी, जो आपके पास प्रॉफिट आया ये आपका ब्रेक इवन है। अब ये 30% जो आपका ब्रेक इवन है, इस पे अगर आप सेल्स बना रहे हैं तो इट्स गुड। आप की पीपीसी की सेल्स आ रही है 30% कॉस्ट पे आ रही है, यू आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इट्स गुड। आप कम से कम अपनी पॉकेट से तो कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आपको लगेगा कि आप की बिड सॉरी जिस वक्त आपको ये लगेगा कि आप का 30% तो ब्रेक इवन है, लेकिन आप 60% पे सेल्स बना रहे हैं, अब हमें यहाँ पर काम करना है कि अकॉस्ट को हम नीचे लेकर आए, ठीक है। अकॉस्ट को आप नीचे लेकर आएंगे ताकि आप अपनी सेल्स ब्रेक इवन पे ले सके ना, आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट नीचे लेके आएंगे ऑप्टिमाइज करते हुए। लेकिन अब भी 30% पे लेट्स से आपका ब्रेक इवन है और आपकी सेल्स भी आ रही हैं, अब आप कोशिश करेंगे कि मैं इसको 28% पे ले आऊं, क्योंकि 28% पे आने से क्या होगा, अब 2% आप प्रॉफिट बना रहे हैं। अब जो पीपीसी की सेल्स आ रही है वो आपको 2% प्रॉफिट बना रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ब्रेक इवन कॉस्ट जो आपका प्रॉफिट है वो, और टारगेटेड कॉस्ट वो होगा अगर आप
ब्रेक इवन से भी नीचे, मतलब मेरा 30% का ब्रेक इवन है और मुझे 5% मार्जिन चाहिए, मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए पीपीसी की सेल्स पे, तो इसका मतलब मेरा टारगेटेड कॉस्ट क्या होगा? 25%। अच्छा जी, अभी यहाँ पर एक क्वेरी है कि जी आप कंपैटिटर ने तो टाइटल में 18 कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो आप क्यों 1 या 2 कीवर्ड डालेंगे? आप भी डालें 18 कीवर्ड्स, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, तो उसके बाद फिर आप कीवर्ड इंडेक्स आप स्टफिंग हो जाती है कीवर्ड की, या अमेज़न आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है, या आपके इंडेक्सिंग का कोई इशू होता है, तो फिर आप रिकंसिडर कीजिएगा कि अमेज़न की क्या सजेशन है और आप उसको फॉलो करना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ऐड करना चाहिए, तो वो मैंने देखिए जो भी वो कर रहा है, कोई कंपैटिटर कर रहा है, पुराने कंपैटिटर बैठे होते हैं ना, अब वो स्टेब्लिश हैं, अब अमेज़न ने उनकी लिस्टिंग नहीं उड़ाई किसी वजह से भी। आप देख रहे हैं क्वेरी आई थी कि वो कह रही है 3 माह से उनका यही कंटेंट था, लेकिन अमेज़न ने अब उनकी लिस्टिंग को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एंटी कवर्ड यूज हुआ था। तो क्या 3 माह पहले वो एंटी कवर्ड यूज नहीं हुआ था, लेकिन अभी अमेज़न ने इस पर एक्शन लिया। तो इसलिए अमेज़न जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो गाइडलाइंस दे रहा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते क्योंकि आपका कंपैटिटर नहीं करना, तो इट्स योर चॉइस, आप ना करें फॉलो, लेकिन वो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे ना उस पर, अगर इशू आप लेटर ऑन को फेस करते हैं तो। क्योंकि अमेज़न रेलेवेंसी पर, ऑप्टिमाइजेशन पर वेटेज देता है, आपको रैंक होने पे, आपको सेल्स आने पर वेटेज देता है, तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग में डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप एसिंस को टारगेट करते हैं, एसिंस के नीचे आपकी एड शो होती है। आप कोई भी पेज खोलें, कोई भी एसिन ओपन करें, तो आपको उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे नजर आ रही होती है ना स्पॉन्सर प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं एसिन टारगेटिंग। और कीवर्ड टारगेटिंग में आप कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं। वैट को पीपीसी में कंसिडर नहीं करेंगे, वैट आप ओवरऑल कंसिडर कर रहे होते हैं। जब आप अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं ना, तो आप वैट को वहां पर कैलकुलेट करते हैं, अपनी सोर्सिंग की जो आप प्राइस डालते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, शिपिंग की, वहां पर वैट आपका ऐड हो जाता है। पीपीसी में पर्टिकुलर इसे कवर करने की जरूरत नहीं होती, उससे पहले आप कवर कर चुके होते हैं अपना ब्रेक इवन निकालते वक्त। कैटेगरी टारगेटिंग का मतलब है कि आप पूरी की पूरी वो कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी थी होम एंड किचन, और वहां से आगे डाइनिंग, और डाइनिंग में आ गई कुकवेयर, और आगे आगे पोर्ट्स। ठीक है, अभी पूरी कैटेगरी है मेरी, और मैं इस कैटेगरी को टारगेट करने जा रही हूँ। तो ये आपको मिलता है ऑप्शन, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, और आप जब प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपने एसिन को टारगेट करना है या कैटेगरी को टारगेट करना है। ब्रेक इवन बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपने अपनी प्राइस में से जो आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस है उसमें से सारी कॉस्ट माइनस कर दी, अब जो आपके पास प्रॉफिट बचा, एक्चुअली दिस इज द ब्रेक इवन, कि इससे इसके अंडर इसको आप अगर टच कर लेते हैं तो आप ना कुछ बना रहे हैं ना कुछ जेब से लगा रहे हैं। कस्टमर सिस्टम रिपोर्ट में आप कंसिडर करते हैं वो सर्च टर्म्स, एक्चुअली टारगेटिंग तो होती है जो हम टारगेट कर रहे हैं ना, जो कस्टमर सर्च टर्म्स आ रही होती हैं आप उसको कंसिडर करते हैं। टाइटल में मैक्सिमम आप 2 कीवर्ड के लिए जाएं। ठीक है, मेन कीवर्ड एक डालिए और उसके साथ आप सेकंड कीवर्ड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लिस्टिंग राइटिंग गाइडलाइंस पे वीडियो है 32 मिनट्स की, उसको एक बार देख लेंगे तो सिर्फ टाइटल नहीं, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ईबीसी, इमेजेस, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होना चाहिए वो। ठीक है, ऑटो कैंपेन क्या होती है ये आप वीवीसी में देख लें, हाउ टू क्रिएट ऑटो कैंपेन वहां पर, और दूसरा आप देख लें कैंपेन स्ट्रक्चर। कैंपेन स्ट्रक्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ऑटो कैंपेन की 4 डिफरेंट कैंपेन्स क्या होती हैं।
ओके, आप कह रहे हैं कि जी हबीब, आप कह रहे हैं कि आप रिव्यूज भी हैं और आपके 7 कैंपेन चल रही हैं फ्रॉम लास्ट 3 days, लेकिन सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं, सिर्फ इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी एड समहाउ किसी ऐसी जगह पे स्पॉन्सर हो रही है कि वो बायर को विजिबल ही नहीं है, तो शायद इसीलिए बायर को वो नजर नहीं आ रही है, तो वो उस पर क्लिक भी नहीं कर पा रहा। तो आपको वहां पर अपनी बिड थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। बिड इंक्रीज करके देखें तो आपके इंप्रेशंस भी इंक्रीज होंगे, क्लिक्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप बिल्कुल उज़ैर, बैकएंड सिस्टम ऑप्टिमाइजर में अगर आपकी वो न्यू जो आपने रिवाइज किए सिस्टम्स वो शो नहीं हो रही हैं, तो आप उनको कुछ टाइम बाद चेक करें। वो 48 आवर्स में वैसे मोस्टली वहां पर नजर आती हैं। ठीक है, आप उसे 2-3 दिन बाद दोबारा चेक कीजिएगा, वो अपलोड वहां पर आपको नजर आ जाएंगी। अब रिफ्रेश जो आपने की है ना, रिवैम्प की है, वो आपको वहां पर शो होंगी, विजिबल होंगी। ठीक है, ओके। बीटीजी में अगर आपकी कैटेगरी से रेलेवेंट कोई नहीं दी गई है वैल्यूज, तो आप उसको छोड़ दें। रिफाइनमेंट्स नहीं दी गई है तो आप उसको छोड़ दें एम्प्टी। ठीक है, फिर जरूरी नहीं है कि आप वो फिल करें। इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी टू कैटेगरी। मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए ये होता है, बहुत कम ऐसी होती है जिनके अगेंस्ट नहीं भी होती है, तो आप उनको फिर छोड़ सकते हैं। यू कैन इग्नोर दिस। चले, जब 3 दिन हो गया स्टिल शो नहीं हो रही है, ऐड शो नहीं हो रही है, तो अब वही आप बिड स्किप इंक्रीज करके देख लें। ऐसा करें तीनों कैंपेन्स पे ना करें। 7 कैंपेन्स है ना आपकी, किसी एक कैंपेन पे, लाइक किसी सिर्फ फ्रेश कैंपेन पे या सिर्फ एग्जैक्ट कैंपेन पे आप थोड़े एग्रेसिव जाकर देखें। परसेंटेज भी 100% लगा दें टॉप अप, या 200% लगा दें। बिडिंग स्ट्रैटेजी भी अप एंड डाउन कर लें, और इस तरह से बिड भी सजेस्टेड बिड भी आप रख लें। इस तरह से एग्रेसिव जाकर देखें किसी पर्टिकुलर एक कैंपेन पे, फ्रेश पे या एग्जैक्ट पे, फिर देखें कि रिजल्ट शो होते हैं या नहीं। ठीक है, हम अब यहाँ पर अपने सेशन क्लोज करते हैं। और मैं आपको दोबारा प्लीज रेकमेंड करूंगी, क्योंकि अभी हमने ये जितना ऑलमोस्ट सेशन लिया है वो वही कोई क्वेरीज थी जो रिपीट हो रही थी, और आप गो थ्रू करें क्वेश्चन आंसर का सेशन। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा उसका वो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मुश्किल लग रहे होते हैं वो सुनना आपको, लेकिन स्टिल अगर आप वो सुन लेना तो कोई भी एक सेशन अगर आप सुन लें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप जो आज मुझसे पूछ रहे हैं, अभी इवन के सेशन हाफ आवर के बाद जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे वो पहले हाफ आवर में वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो कोई भी एक सेशन ले लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। दूसरा, ये वीबीसी में आप जो छोटी छोटी वीडियोज हैं इनको एक बार देखें, इनसे भी आपको हेल्प होगी। स्टिल कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट सेशन में भी मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।